नमस्ते। वेलकम टू द आयुर्वेदा लैंड। क्रैश कोर्स सीरीज में शल्य तंत्र पॉइंट नंबर 5 हम कवर करने वाले हैं, पेपर 2 का डिजीज ऑफ किडनी एंड यूरेटर। इसमें हम सिलेबस वाइज चलेंगे। सबसे पहले आता है कंजेनाइटल एनोमलीज ऑफ यूरेटर। ठीक है, उसके बाद हम कंजेनाइटल एनोमलीज किडनी की देखेंगे। अगर बात करी जाए यूरेटर की तो उसमें देखिए सबसे पहले बोला हुआ है एब्सेंस ऑफ यूरेटर, मींस यूरेटर है ही नहीं। ठीक है, इट अकर ड्यू टू फेलियर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द यूरेट्रिक डाइवर्टिकुलम, इट इज एसोसिएटेड विद एब्सेंस ऑफ किडनी। बोल रखा है कि एब्सेंस ऑफ यूरेटर आपको किडनी की एब्सेंस के साथ भी देखने को मिल सकता है। और इसमें क्या होता है, मेनली यूरेटर जो है उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, उसकी वजह से मिलता है। तो एक्चुअली क्या है, कंजेनाइटल एनोमलीज एज सच पूछी नहीं जाती है, बट 5 मार्क्स से ऊपर ही आएगा भी नहीं कभी अगर पेपर में आता है, तो आप इसे 5 मार्क्स जितना ही प्रिपेयर करें। डुप्लीकेशन ऑफ यूरेटर नेक्स्ट, इसकी एक एनोमली बता रखी है इसके अंदर, जिसमें बोला गया है कि यूरेटर का डुप्लीकेशन हो जाना। सम टाइम देयर इज अ डुप्लीकेशन ऑफ द रीनल पेल्विस। क्या होता है कि रीनल पेल्विस का डुप्लीकेशन हो जाता है। द अपर रीनल पेल्विस इज स्मॉलर एंड ड्रेन द अपर कैलिक्स, एंड द लोअर कैलिक्स इज लार्जर एंड ड्रेन द मिडिल एंड लोअर कैलिक्स। क्या बोला गया है इसके अंदर कि यहाँ पे हमारा ना ऐसा बता रखा है कि क्या होता है, कई बार रीनल पेल्विस का डुप्लीकेशन हो जाता है। जो अपर रीनल पेल्विस है वो स्मॉल होती है, तो वो ड्रेन कहाँ कर जाएगी, अपर कैलिक्स में ड्रेन कर जाती है। एंड लोअर कैलिक्स जो होता है वो लार्जर होता है, जो कि सॉरी यहाँ लोअर पेल्विस आएगा। लोअर रीनल पेल्विस जो होता है वो लार्जर होता है, जो कि हमारा मिडल और लोअर कैलिक्स में क्या कर देता है, ड्रेन कर देता है। तो ये बता रखा है कि डुप्लीकेशन इस तरीके से हो जा रही है कि ऊपर वाला अपर रीनल पेल्विस छोटा था तो उसकी ड्रेनेज अपर कैलिक्स में अलग से हो रही है, और जो हमारे लोअर रीनल पेल्विस हम कह रहे हैं वो कहती है लार्ज हो जाती है, तो उसका ड्रेनेज कहाँ हो रहा होता है, मिडल और लोअर कैलिक्स में हो रहा होता है। तो यूरेटर में डबल इन इट्स अपर 2/3 एंड फ्यूज इन लोअर 1/3 पार्ट एंड ज्वाइन द ब्लैडर बाय अ सिंगल ओपनिंग। दिस इज मोर कॉमन कंडीशन। देखिए क्या बोला गया है, जो यूरेटर होता है ना वो उसका जो अपर 2/3 पार्ट होता है वो डबल हो जाता है। ठीक है, मे बी द यूरेटर मे बी डबल इन इट्स अपर 2/3 और फ्यूज हो जाता है इन लोअर 1/3 पार्ट में जाके। और वो कहाँ पे फ्यूज हो जा रहा है, जो लोअर 1/3 पार्ट बचता है वहां जाके ये फ्यूज हो जा रहा है। तो और साथ में ज्वाइन कर लेता है ब्लैडर को एक सिंगल ओपनिंग के थ्रू। तो ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि आपका यूरेटर जो है उसका डुप्लीकेशन देखने को मिल रहा है, बस आप इतना भी याद रखेंगे, दैट्स इट। एब्सेंस ऑफ यूरेटर से आप समझ गए, डुप्लीकेशन ऑफ यूरेटर आप समझ गए। आगे चलिए, एक्टोपिक यूरेट्रिक ऑरिफिस ऑरिफिस इन फीमेल्स और इन मेल दोनों में बता रखा है। इन केस ऑफ फीमेल द एक्टोपिक यूरेट्रिक ऑरिफिस ओपन डिस्टल टू द एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स, सो इट कॉज कंटिन्यूस डबलिंग एंड इनकंटिनेंस। क्या बोला गया, फीमेल्स के केस में एक्टोपिक यूरेट्रिक ऑरिफिस की वजह से बोल रखा है कि वो कहाँ ओपन होता है, एक्सटर्नल जो स्फिंक्टर्स है ना उसके डिस्टल लिए क्या होते हैं, ओपन हो रहे होते हैं। ये ऑरिफिस कहाँ ओपन हो रहा है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर के डिस्टल पार्ट पे। तो इसकी वजह से कंटिन्यूस ड्रिबलिंग देखने को मिलती है और इनकंटिनेंस देखने को मिलती है। ठीक है, वहीं पे मेल्स में क्या बोल रखा है कि ये जो हमारा यूरेट्रिक ऑरिफिस है ये कहाँ ओपन होता है, स्फिंक्टर्स के अबव, ऊपर ऊपर मतलब कि स्फिंक्टर्स के अबव ये ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे आपको कोई इनकंटिनेंस नहीं मिल रहा, बट फीमेल्स के केस में मिल रहा है। द पोजीशन, पोजीशन क्या क्या हो सकती है इन द यूरेथ्रा बिलो द स्फिंक्टर्स, कहाँ कहाँ इसकी पोजीशन हो सकती है, तो बता रखे हैं स्फिंक्टर्स के बिलो यूरेथ्रा में, या फिर वेजाइना में, या फिर ट्राइगोन का जो एपेक्स है वहां पे। ठीक है, उसके बाद बोला है द पोजीशन ऑफ एक्टोपिक ऑरिफिस इन मेल। मेल में कहाँ हो सकती है, एपेक्स ऑफ ट्राइगोन में, यहाँ पे भी था वहां पे भी है। ठीक है, यहाँ पे यूरेथ्रा बिलो द स्फिंक्टर था, यहाँ बोला गया पोस्टीरियर यूरेथ्रा में, सेमिनल वेसिकल्स में, इजैकुलेटरी डक्ट्स में और रेक्टम में। ठीक है, तो इनकी पोजीशन बता रखी है, ये यूरेट्रिक ऑरिफिस कहाँ कहाँ ओपन सकता है और होता क्या है, ये बता रखा है कि एक्टोपिक यूरेट्रिक ऑरिफिस जो होता है वो कहाँ ओपन हो रहा है, फीमेल्स के केल्प्स में एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स के डिस्टल पे, और यहाँ पर कहाँ हो रहा है, स्फिंक्टर्स से अबव हो रहा है। तो इसमें इनकंटिनेंस नहीं है, इसमें ड्रिबलिंग और इनकंटिनेंस मिल रहा है फीमेल्स के केस में। नेक्स्ट इसमें एक और कंडीशन आती है यूरेट्रोसील। ठीक है, यूरेट्रोसील क्या बोला गया है, इट इज द इंट्राम्यूरल सिस्ट फॉर्मेशन इन यूरेटर। यूरेटर के अंदर एक क्या हो रही है, सिस्ट फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। फीमेल्स में ज्यादा मिलती है और एडल्ट्स के इसमें मिलेगी। इट समटाइम कॉज यूरेट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन एंड लीड टू हाइड्रोनेफ्रोसिस। अब सिस्ट बन रहा है तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है और कल को हाइड्रोनेफ्रोसिस भी हो सकता है। इस केस में आईवीपी, एक्सक्रेटरी यूरोग्राफी हम कहते हैं, ये हम कराते हैं। इसको कराने पे क्या होता है, जो लोअर यूरेटर होता है ना, शो एडर हेडेड अपीयरेंस, वहां पे एक ऐसे हेडेड टाइप की अपीयरेंस जो है लोअर यूरेटर में आपको देखने को मिलती है। व्हेन दिस कंडीशन इज सिम्टोमेटिक, अगर ये कंडीशन सिम्टोमेटिक हो रही है
तो उस केस में आपको क्या कराना है, कंप्लीट एक्सीजन कराना है, क्योंकि उसे निकलवाना पड़ेगा। तो यही एक ऑप्शन रहता है। तो हमने इसके अंदर जो कंजेनाइटल एनोमलीज थी यूरेटर की, उसमें हमने कौन कौन से पॉइंट कवर करे हैं। एक तो यूरेट्रोसील देखा, उससे ऊपर हमने एक्टोपिक यूरेटर यूरेट्रिक ऑरिफिस देखा, और उसके अलावा हमने क्या देखा, डुप्लीकेशन ऑफ यूरेटर देखा, और एब्सेंस ऑफ यूरेटर देखा। जो डुप्लीकेशन है उसमें क्या हो रहा है, डुप्लीकेशन के अंदर तो जस्ट पता है हमें डुप्लीकेट हो जा रहा है यूरेटर, तो यहाँ पे यूरेटर जो है डुप्लीकेट होके कहाँ, लेकिन ब्लैडर के अंदर जो ओपनिंग है वो हमारी क्या हो रही है, सिंगल ही ओपनिंग हो रही है, बस उसका यूरेटर जो है वो हमारा डबल हो जा रहा है। कैसे डबल हो रहा है, उसका अपर 2/3 जो है वो डबल हो जाता है मेनली, और बाद में वो फ्यूज कर जाता है जो यूरेटर का लोअर 1/3 है ना उसके साथ। तो इसके अंदर जो आपको मेन पॉइंट याद रखना है वो ये पॉइंट याद रखना है। इसमें तो आपको डायरेक्ट पता है कि आपका डेवलपमेंट नहीं हो रहा और एसोसिएटेड हो सकता है एब्सेंस ऑफ किडनी के साथ। और एक्टोपिक यूरेट्रिक ऑरिफिस क्लियर है। और यूरेट्रोसील आपको पता ही है कि सिस्ट फॉर्म हो जा रही है यूरेटर के अंदर, तो उसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस, यूरेट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन, ये सब मिल सकता है। इतना इनफ है आपके लिए 5 मार्क्स में। नेक्स्ट हम चलते हैं कंजेनाइटल एनोमलीज ऑफ द किडनी। हम दोनों का एक एक पार्ट देखेंगे। तो हमने हमारा टॉपिक का जो नाम है उसमें किडनी और यूरेटर दोनों की डिजीज हमने कवर करनी है। तो हमने कंजेनाइटल एनोमलीज यूरेटर की कवर करी है, अब हम किडनी की कवर करेंगे। तो किडनी के अंदर आता है सबसे पहले एजेनेसिस ऑफ किडनी। ठीक है, इसमें क्या बोला है, किडनी का एब्सेंस होना ऑन वन साइड, एक साइड में किडनी का क्या होना है, एब्सेंस होना, और साथ ही साथ वहां का यूरेटर का भी एब्सेंस होगा। ठीक है, उसे बोलते हैं एजेनेसिस ऑफ किडनी। नेक्स्ट आता है हाइपोप्लेशिया एंड डिस्प्लेसिया। हाइपोप्लेजिया क्या होता है और डिस्प्लेजिया क्या होता है। हाइपोप्लेजिया कंडीशन वो कंडीशन है जिसमें एक किडनी तो छोटी सी होती है और लेस फंक्शनिंग होती है। मतलब एक किडनी अगर छोटी है, हाइपो नाम से पता चल रहा है कम, तो स्मॉल और लेस फंक्शनिंग वाली किडनी है अगर कोई भी एक किडनी, तो उसको बोलते हैं हाइपोप्लेजिया। और डिस्प्लेजिया कंडीशन में बोल रहा है देयर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू फॉर्मेशन इंक्लूडिंग कार्टिलेज एंड स्मॉल सिस्ट। इसमें बोल रखा है कि डिस्प्लेजिया के अंदर क्या हो रहा है कि अलग अलग टाइप के टिश्यूज का फॉर्मेशन हो जा रहा है, लाइक कार्टिलेज, या वहां पे स्मॉल सिस्ट बन जा रही है, उस कंडीशन को हम डिस्प्लेसिया कह रहे हैं। ठीक है, मतलब किडनी के अंदर मेनली क्या हो रहा है, अलग अलग टिश्यूज की फॉर्मेशन हो गई, लाइक कार्टिलेज, स्मॉल सिस्ट, ये सारी चीजें आ जा रही है, तो उस कंडीशन को हम डिस्प्लेसिया कह रहे हैं। नेक्स्ट आता है सुपर न्यूमरेरी किडनी। तो सुपर न्यूमरेरी किडनी वाले वो कंडीशन है जिसमें मोर देन वन किडनी ऑन वन और बोथ साइड। अगर आपको एक साइड पे एक से ज्यादा किडनी मिल रही है, या दोनों साइड पे आपको एक से ज्यादा किडनी मिल रही है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं सुपर न्यूमरिक किडनी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा सुपर न्यूमरिक किडनी। देखिए यहाँ पर देख रहे होंगे आपको एक किडनी दोनों साइड पे एक एक एक्स्ट्रा किडनी आ गई ना इस साइड पे, मतलब एक साइड पे आपको दो किडनी देखने को मिल रही है, तो इस वाली को हम क्या बोल सकते हैं, सुपर न्यूमरिक किडनी। ठीक है, उसके बाद और हम कवर करा हमने ऊपर एजेनेसिस और हाइपोप्लेशिया और डिस्प्लेसिया। अब हम आगे देखते हैं एक्टोपिक किडनी क्या होती है, फिर ऊपर डायग्राम देखते हैं। देखिए एक्टोपिक किडनी में क्या आता है, हमारी पेल्विक किडनी आती है। ठीक है, तो होता क्या है, दिस कंडीशन अकर ड्यू टू फेलियर ऑफ एसेंट ऑफ किडनी। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, जब हमारी किडनी जो है उसका एसेंट क्या हो रहा है, फेल हो जा रहा है। ठीक है, एसेंट ऑफ किडनी जो है वो फेल हो जा रहा है, उस वजह से देखने को मिल रही है। इट डजेंट रिक्वायर एनी ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट की कोई रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती है। अब आप देखिए पेल्विक किडनी देखते हैं पहले। ये देखिए इसका ऊपर जाना, डिसेंट क्या होता है, नीचे आना, तो एसेंट क्या हुआ, ऊपर जाना। तो पहले ये किडनी जो है वो नीचे ही रह गई है, किडनी जो है वो नीचे ही रह गई है, ऊपर जा ही नहीं पाई। ग्लैंड ऊपर है, सुप्रा रीनल ग्लैंड जो है वो ऊपर है, बट किडनी नीचे ही रह गई, वो ऊपर जा ही नहीं पाई। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, पेल्विक किडनी, क्योंकि ये पेल्विक पे ही रह गई। ठीक है, आगे चलते हैं। क्रॉस रीनल एक्टोपिक एक्टोपिया। तो ये कंडीशन वो होती है जब किडनी आर प्रेजेंट ऑन सेम साइड इन वन लोन एंड बिकम फ्यूज्ड। जब क्या बोला जा रहा है कि किडनी जो है एक ही साइड पे आ जाती है, आपकी जो किडनी है वो दोनों साइड पे प्रेजेंट ना होके एक ही साइड पे प्रेजेंट होके फ्यूज हो जा रही है आपस में, तो उस कंडीशन को कहते हैं। ठीक है, बोथ द किडनी कैरी इट्स ओन वेसल्स बोल रखा है, लेकिन जो दोनों किडनी है ना वो अपनी अपनी वेसल्स को कैरी कर रही होती है। यूजुअली द क्रॉस किडनीज अपर पोल फ्यूज बोल रखा है कि जो यहाँ ये किडनी यहाँ पे होनी चाहिए थी, यहाँ ना होके यहाँ पे है, तो इसका जो अपर पोल है ना, डायग्राम क्लियरली बनाते हैं। देखिए ये किडनी है हमारी, ये हमारी एक किडनी है। ठीक है, ऐसा होता है एक्चुअली, दोनों साइड एक एक किडनी होती है। इन्होंने कहा कि यहाँ ना होके ये किडनी कहाँ आ गई हमारी, यहाँ पे आ गई, और आपस में फ्यूज हो गए, तो ये इसका अपर पोल हुआ। ठीक है, तो इन्होंने बोला है जो किडनी क्रॉस करके इधर आई है उसका अपर जो पोल है वो फ्यूज हो रखा होता है, जो नॉर्मली सिचुएटेड किडनी है उसके लोअर पोल से।
ठीक है। द एक्टोपिक किडनीज यूरेटर क्रॉस द मिड लाइन एंड ओपन इनटू द ब्लैडर। अब ये जो आ रही है क्रॉस वाली जो किडनी है ना, लेकिन इसका जो यूरेटर है, यहाँ से जो यूरेटर निकल रहा है वो मिड लाइन को क्रॉस करता हुआ राइट पोजीशन पे ब्लैडर पे ओपन होता है, नॉर्मल पोजीशन पे। ये इस लाइन का मतलब है, ठीक है। दीज फ्यूज किडनी समटाइम लुक लाइक, ये फ्यूज किडनी हमें किसकी तरह देखने को लगती है, एस शेप बनाती है, सॉरी एस शेप का देखने को मिलती है, एक किडनी फिर दूसरी किडनी ऐसे फ्यूज हुई, ठीक है। तो एस शेप कई बार देखने को मिल जाता है, इसलिए इसे एस शेप किडनी भी कहते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आती है हमारी फ्यूज किडनी। फ्यूज किडनी के बारे में क्या बोला है, इट कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, ये दो तरह की हो सकती है। एक तो क्रॉस रीनल एक्टोपिया जो हमने ऊपर ही पढ़ा भी, एक होर्सशू किडनी, ठीक है। जो क्रॉस रीनल एक्टोपिया है उसका डायग्राम आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये फ्यूज किडनी जो आपको देखने को मिल रही है, ये यहाँ पे शो कर रखी है, ठीक है। और नेक्स्ट जो आती है एक हम देखने वाले फ्यूज किडनी के अंदर, वो कौन सी आती है, होर्सशू किडनी। होर्सशू किडनी क्या बोल रखा है, इट इज द मोस्ट कॉमन फ्यूज्ड एनोमली ऑफ किडनी। ये मोस्ट कॉमन एनोमली है। इट इज अ डेवलपमेंट एनोमली इन विच देयर इज अ फेलियर ऑफ कंप्लीट एसेंस ऑफ किडनी। इसमें क्या हुआ, किडनी जो है वो नीचे रह गई, वो ऊपर जा ही नहीं, दोनों की दोनों किडनियां नीचे पेल्विक रीजन पे रह गई, ऊपर गई नहीं, ठीक है। और साथ ही साथ जो उनके लोअर पोल से उनका फ्यूजन हो गया आपस में, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं, ये फ्यूजन हो गया लोअर पार्ट्स का, ठीक है। आगे क्या बोल रखा है, दिस कंडीशन अकर ड्यू टू फ्यूजन ऑफ सब डिवीजन ऑफ मीजोनेफ्रेटिक डक्ट when the embryo is as early as 30 to 40 days old। बोल रखा है जब आपका एम्ब्रियो जो होता है ना वो 30 से 40 डेज का ही हुआ होता है, उस टाइम पे मीजोनेफ्रिक डक्ट जो होती है ना, उनका जो डिवीजन हो रखा होता है उसका फ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो उस वजह से कंडीशन डेवलप होती है। द ज्वाइनिंग ब्रिज ऑफ लोअर पोल लाई इन फ्रंट ऑफ द फोर्थ लंबर वर्टिब्रा। जो हमारे लंबर वर्टिब्रा है उसमें फोर्थ लंबर वर्टिब्रा के फ्रंट में ये कंडीशन, मतलब ये जो ब्रिज ज्वाइन बन रहा है ना दो लोअर पोल्स को ज्वाइन करने से, वो यहाँ पर लाई करता है कहाँ पे, फोर्थ नंबर वर्टिब्रा के फ्रंट पे, ठीक है। और ये याद रखना इसमें कंप्लीट हमारा क्या हो गया, एसेंट हो गया किडनी का, ठीक है। कंप्लीट सॉरी कंप्लीट एसेंट जो है किडनी का उसका फेलियर हो जाता है यहाँ पे, तब ये डेवलप हो रही है। और फ्यूजन ऑफ लोअर पोल्स भी यहाँ पे इन्वॉल्व है। आगे देखिए, दिस कंडीशन इज कॉमन इन मेल्स, इफ फ्यूजन अकर एट लोअर पोल इट कॉज क्लासिकल होर्सशू किडनी। वही बोल रखा है कि लोअर पोल पे एकदम अगर फ्यूजन हो रहा है दोनों किडनी का, तो ये कैसी फॉर्म करती है कि शेप फॉर्म करती है, एकदम क्लासिक होर्सशू किडनी लाइक दिखती है, ठीक है। रेयरली ऐसा कई बार होता, मतलब कि बोला बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि ये ना होकर किडनी के अपर पोल्स फ्यूज हो जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, रिवर्स होर्सशू किडनी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने होर्सशू किडनी देखी। आगे देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, वो हम देखते हैं। देखिए एसिम्टोमेटिक होता है बहुत टाइम तक। अ palpable mass below and to the right and to the left of the umbilicus और umbilical region can be a horseshoe kidney। अगर आपको ऐसा हो रहा है कि आपके अम्बिलिकल के अबव या बोल सकता है सॉरी बिलो या फिर राइट और लेफ्ट में कोई मास फील हो रहा है, palpable मास, तो हो सकता है कि होर्सशू किडनी हो, ठीक है। यूटीआई का रिस्क इनमें ज्यादा होता है, और ये रीनल कैल्कुलस फॉर्मेशन के कंडीशन पे के लिए भी प्रोन होती है, मतलब इनमें ज्यादा चांसेस होते हैं रीनल कैल्कुलस होने के। इट समटाइम कॉज यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन, और सम टाइम ये क्या करवाती है, यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन भी करवा रही होती है, ठीक है। एंड इसमें रोफ्सिंग साइन मिलता है। रोफ्सिंग साइन क्या होता है, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द स्पाइन रिजल्ट इन एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वॉमिटिंग ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ द कैप्सूल। कैप्सूल की स्ट्रेचिंग की वजह से साथ में, ठीक है। एंड हमें क्या बोला गया है, हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द, अगर देखो स्ट्रेचिंग ऑफ कैप्सूल हो रहा है उसकी वजह से नोजिया और वॉमिटिंग मिल रही है, ठीक है। और इन्होंने बोल रखा है कि स्पाइन का हाइपर एक्सटेंशन हो जाता है जिसकी वजह से एब्डोमिनल पेन देखने को मिलता है, तो इसको बोलते हैं रॉफ्सिंग साइन। रॉफ्सिंग साइन, ठीक है। क्या बोलते हैं, रॉफ्सिंग साइन। इसमें क्या हो रहा है, हाइपर एक्सटेंशन हो रहा है स्पाइन का जिसकी वजह से एब्डोमिनल पेन मिल रहा है, और नोजिया और वॉमिटिंग हो रहा है जिसकी वजह से किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि कैप्सूल की स्ट्रेचिंग हो रही है। तो ये कुछ क्लिनिकल फीचर्स थे होर्सशू किडनी के, ओके। आगे चलते हैं इन्वेस्टिगेशन पे। इन्वेस्टिगेशन में बोला आईवीपी, वही एक्सक्रीटिव यूरोग्राम भी बोल सकते हैं, इंट्रावीनस पाइलोग्राफी भी बोल सकता है। इसमें हमें किडनी की जो पोजीशन एग्जैक्ट वो रिवील होती है, ठीक है। और इसमें हमारा यूरेटर का जो कर्व है, कैसे यूरेटर आना चाहिए, वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। यूएसजी कराएंगे होल एब्डोमेन का, तो वहाँ पे लोअर पोजीशनिंग या फ्यूजन ऑफ किडनी हमें मिल जाएगी। सीटी स्कैन पे रीनल मास हमारा कंफर्म हो जाएगा, तो यही सब इसमें करा दो। अगर बात करी जाए मैनेजमेंट की,
तो मैनेजमेंट क्या होगा, नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड, एसिम्टोमेटिक है तो कोई ट्रीटमेंट की नहीं है, अगर सिम्टोमेटिक है तो उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीट कर देंगे। ठीक है, तो हमने इसके अंदर 5 हमारी जो कंजेनिटल एनोमलीज उसके वो हमने कवर करी। नेक्स्ट दे रखी है एब्रेंट रीनल वेसल्स। एब्रेंट रीनल वेसल से क्या समझते हैं, ये वो कंडीशन है जो फीमेल्स में ज्यादा मिलती है और लेफ्ट साइड में मिलेगी। Aberrant artery is usually small, but occasionally it may be large and may compress the pelvic-ureteric junction to cause hydronephrosis। क्या बोला गया है, जो एब्रेंट आर्टरी होती है वो यूजुअली स्मॉल होती है, ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है, ओकेजनली ऐसा हो जाता है कि ये लार्ज हो जाए, और जो पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन होता है जहाँ पे हमारा किडनी का जो पेल्विनल पेल्विस है और यूरेटर मीट कर रहा है, वहां पे ये क्या कर देती है, जंक्शन को कंप्रेस कर देती है, जिसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है। Sometimes there may be a aberrant renal vein, but it incident as mother। बोल रखा है इसकी जगह एब्रेंट रीनल वेसल्स यहाँ बोला गया ना, तो कई बार बोला है कि आर्टरीज की जगह ना यहाँ वेन्स का भी हो सकता है ये सेज, ठीक है, लेकिन बोल रखे ये कंडीशन बहुत ही कम मिलती है, आर्टरी वाली मिलती है देखने को, ये वाली कंडीशन कम मिलती है। ठीक है, तो एब्रेंट रीनल वेसल्स। नेक्स्ट चलो, सिस्टिक डिसऑर्डर्स ऑफ द किडनी। किडनी के जो सिस्टिक डिसऑर्डर्स है वो भी हमारे कंजेनाइटली होते हैं। यूनिलेटरल मल्टीसिस्टिक किडनी और पॉलीसिस्टिक किडनी, दो इसके अंदर आते हैं। ठीक है, तो यूनिलेटरल मल्टीसिस्टिक किडनी देखते हैं। इसको क्या बोल रखा है कि न्यूबॉर्न बेबीज में देखने को मिलती है। ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज ये है, नॉन हेरिडिटरी होती है, एंड मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। और जो पेशेंट्स आते हैं वो लेस देन 5 ईयर वाले एज के आते हैं। इट अकर ड्यू टू एबनॉर्मल यूनियन ऑफ नेफ्रॉन्स एंड कलेक्टिंग ट्यूब्स। देखिए आपको पता है हमारी जो किडनी होती है ना उसके अंदर क्या होते हैं, हमारी डायग्राम सही से बनाते हैं पहले, ये हमारी किडनी है। ठीक है, किडनी के अंदर बोलते हैं कि बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, आपको पता है नेफ्रॉन्स इधर होते हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्स होती है, तो इनकी एबनॉर्मल यूनियन की वजह से यहाँ पे ये मल्टीसिस्टिक कंडीशन आ जाती है। इसमें इरेगुलर लॉब्यूटेड मास देखने को मिलता है, हमें सिस्ट टाइप मास मिलता है, इरेगुलर लॉब्यूटेड, ठीक है, लॉब्यूलेटेड सॉरी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं यूनिलेटरल मल्टीसिस्टिक। ठीक है, एक आती है हमारी पॉलीसिस्टिक किडनी। एक्चुअली सिलेबस में पॉलीसिस्टिक किडनी अलग से भी मेंशन है, तो वो हम वहीं पे कवर करेंगे। यहाँ तक जो हमने कंजेनाइटल एनोमलीज देखी हैं, एक बार उनका हम रिवीजन कर लेते हैं, नेम नेम देखेंगे खाली। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे फर्स्ट हमने जो देखा था किडनी के अंदर, वो हमने क्या देखा था, एजेनेसिस ऑफ किडनी, किडनी है ही नहीं, हाइपोप्लेजिया और डिस्प्लेशिया देखा सेकंड, जिसमें क्या था, हाइपोप्लेजिया वन किडनी जो होती है स्मॉल और लेस फंक्शनिंग होती है, डिस्प्लेशिया में अलग अलग टिश्यू फॉर्मेशन हो जाती है। सुपर न्यूमरी किडनी आपको पता था कि एक किडनी जो है वो नीचे रह जाती है, सॉरी सुपर न्यूमरी किडनी क्या था, जब हमारी एक किडनी जो है वो दूसरी साइड भी है, मतलब कि एक किडनी के साथ एक और किडनी प्रेजेंट होती है एक साइड पे। एक किडनी यहाँ हमारा होता क्या एक्चुअली, एक किडनी यहाँ एक किडनी यहाँ, बट यहाँ पे क्या होता है एक और किडनी यहाँ प्रेजेंट हो जाती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, सुपर न्यूमरिक किडनी। ठीक है, और एक्टोपिक किडनीज के अंदर हमारा पेल्विक किडनी आया था, क्रॉस रीनल एक्टोपी आया था। पेल्विक किडनी आपको पता था कि किडनी अपनी जगह से क्या हुई, ऊपर नहीं गई, एसेंट नहीं हो पाया, फेलियर हो गया उसका। और जो हमने दूसरी पढ़ी क्रॉस रीनल एक्टोपिया, उसमें क्या है कि एक किडनी अपनी जगह से हट के दूसरी जगह चली गई। ठीक है, इस किडनी में बोला जाता है दोनों किडनी एक ही जगह पे हो जाती हैं और फ्यूज हो जाती है आपस में और एस शेप साइड स्ट्रक्चर बना लेती है। और एक फ्यूज किडनी में एक क्रॉस रीनल एक्टोपिया जो हमने ऊपर देखा वही आया, और एक पोस्ट किडनी आती है। ठीक है, और उसके बाद हमने एब्रेंट रीनल वेसल्स देखा, एंड सिस्टिक डिसऑर्डर में यूनिलेटरल मल्टीसिस्टिक किडनी देखी और पॉलीसिस्टिक किडनी देखी। जो पॉलीसिस्टिक किडनी है वो अलग से सिलेबस में मेंशन है, तो उसको हम अलग से पूरा पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी। दिस इज एन ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज। अभी हमने ऊपर देखा था किसके बारे में, यूनिलेटरल के बारे में, क्या, ऑटोसोमल रिसेसिव। बट ये जो है पॉलीसिस्टिक, ये कैसी है हमारी, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है। ट्रांसमिट थ्रू क्रोमोसोम्स फ्रॉम एनी वन ऑफ द पेरेंट्स, कोई भी एक पेरेंट में अगर है तो उसके थ्रू ये आ सकती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है। अर्ली ऑनसेट कंजेनाइटल सिस्टिक डिजीज आर फाउंड टू बी ऑटोसोमल रिसेसिव। जो अर्ली ऑनसेट होती हैं, एकदम से हमें देखने को मिल जाती है ना स्टार्टिंग में, एज ऑफ 5 जो हमने ऊपर देखी, वो ऑटोसोमल रिसेसिव होती है। ठीक है, अगर बात करी जाए पॉलीसिस्टिक किडनी, वुमेन्स में कॉमन देखी गई है ये। ठीक है, और टाइप्स की बात करी जाए तो इसके टाइप्स आते हैं ADPKD और ARPKD। एक वही है ऑटोसोमल डोमिनेंट और एक है ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, बाकी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज ही है, तो याद रह जाएगी आपको फुल फॉर्म, बस डोमिनेंट और रिसेसिव चेंज है। एसोसिएटेड लेशंस इसमें बता रखे हैं, क्या बोला हुआ है कि कुछ एसोसिएटेड लेशंस देखने को मिलते हैं, लाइक कंजेनाइटल पॉलीसिस्टिक डिजीज मिल सकती है लीवर की,
या फिर पेनक्रियाज की, या फिर ओवरी और टेस्टिस की, और उसके अलावा बैरी एन्यूरिज्म्स भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ये एसोसिएटेड लेजन्स है जो कि पॉलीसिस्टिक किडनी के साथ आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए इटियोलॉजी और पैथोलॉजी देखते हैं। ड्यूरिंग डेवलपमेंट सम ऑफ द यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स फेल्स टू ज्वाइन विद द कलेक्टिंग डक्ट। होता क्या है, जब डेवलपमेंट हो रही होती है ना, तो जो हमारे यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं ना, एक तरीके से वही जो ट्रेवल नहीं करते ऐसे ट्यूब्यूल्स, तो बोल रखा है वो कलेक्ट, यहाँ पे फिर एक कलेक्टिंग डक्ट आता है ग्लोमेरुलस से निकल के, तो इन्होंने वही बोल रखा है ये आपस में ज्वाइन नहीं कर पाते। जो हमारे ट्यूब्यूल्स है वो हमारे किसके साथ ज्वाइन नहीं कर पा रहे, कलेक्टिंग डक्ट के साथ। सच यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल डेवलप इनटू सिस्ट, और ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, बन जाते हैं, सिस्ट की फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं। सच इंपॉर्टेंट पैथोलॉजिकल फीचर्स आर, सॉरी, द इंपॉर्टेंट पैथोलॉजिकल फीचर्स जो इसके देखने को मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, बोथ किडनीज आर अफेक्टेड, दोनों की दोनों किडनी अफेक्टेड होती हैं। दे एनलार्ज ओपन 3 to 4 टाइम्स द नॉर्मल साइज, जो किडनी है वो 3 से 4 गुना साइज में बड़ी हो रखी होती है। सिस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू आउट कॉर्टेक्स और मेडुला, जो आपका सिस्ट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है कॉर्टेक्स और मेडुला दोनों पार्ट्स में। कंटेंट ऑफ सिस्ट वेरीज बट इट इज नॉट यूरिन, बोल रखा है जो कंटेंट है सिस्ट का वो वेरी कर सकता है बट इज नॉट यूरिन, वो यूरिन नहीं होगा, सिस्ट के अंदर कंटेंट यूरिन नहीं होगा, ऐसा बोला है कि बाकी जो कंटेंट है सिस्ट का वो वेरी कर सकता है, इन्होंने ये बता रखा है। आप इसे छोड़िए, आपको बस ये याद रखना है कि सिस्ट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है इवनली थ्रू आउट कॉर्टेक्स और मेडुला, ठीक है, दैट्स इनफ। द किडनी आर स्टडेड विद मल्टीपल लार्ज सिस्ट, जो आपकी किडनी है वो पूरी की पूरी किससे भरी होती है, इन मल्टीपल लार्ज सिस्ट से, इस तरीके से आपकी किडनी देखने को मिलेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हेन द सिस्ट रप्चर, अगर ये जब सिस्ट रप्चर हो जाता है कि पेल्विस, जो रीनल पेल्विस होता है वहां पे, तो उसकी वजह से आपको हिमेट्यूरिया भी देखने को मिल सकता है। एज द डिजीज प्रोग्रेस, जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करेगी, सिस्ट प्रोग्रेस इन साइज, सिस्ट भी अपने साइज में बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर एट्रोफी देखने को मिल सकती है फंक्शनल रीनल पैरेन्काइमा पे, जिससे कि रीनल फेलियर मिल सकता है। देखिए क्या बोला जा रहा है, डिजीज प्रोग्रेस हो रही है तो सिस्ट भी हमारा प्रोग्रेस हो रहा है। अब सिस्ट प्रोग्रेस हो रहा है तो प्रेशर तो जनरेट होगा ना रीनल का, जो भी बाहर आउटर कवरिंग पे पैरेन्काइमा है उसके ऊपर, तो उसके ऊपर जब फंक्शनल रीनल पैरेन्काइमा के ऊपर प्रेशर जनरेट हुआ तो एट्रोफी कंडीशन आई, जिसकी वजह से रीनल फेलियर देखने को मिल सकता है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कवर करे, इसके क्लिनिकल फीचर्स एक तरीके से हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। तो क्या क्या क्लिनिकल फीचर मिले कि किडनी दोनों अफेक्ट हो सकती है, साइज 3 से 4 गुना बढ़ जाएगा, कॉर्टेक्स और मेडुलाई में सिस्ट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, और किडनी मल्टीपल लार्ज सिस्ट से हमारी स्टडेड होती है, और सिस्ट रप्चर होने पर वहां पे क्या हो सकता है, जब किडनी के पेल्विस में क्या हो रहा है, सिस्ट रप्चर हो रहा है तो हिमेट्यूरिया मिल रहा है। डिजीज प्रोग्रेस होगी, कल को प्रेशर एट्रोफी कर सकती है फंक्शनल रीनल पैरेन्काइमा पे, और रीनल फेलियर भी हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये हमने इसके फीचर्स देख लिए, पैथोलॉजिकल फीचर्स। अब चलते हैं टाइप। ये टाइप जो है ये मेनली ऑटोसोमल रिसेसिव के लिए दे रखे हैं। एक फीटल टाइप होता है, एक इन्फेंटाइल टाइप होता है, एक एडल्ट टाइप होता है। नेम से देखिए, जो आपका मेनली एक तरह से टाइप ही है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं चाहे तो, मतलब आप ये लिखे ना चलेगा। ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज में कॉज इंट्रायूट्राइन डेथ ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। देखिए ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है तो इसकी वजह से अगर इंट्रायूट्राइन डेथ हो सकती है ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की वजह से, इसमें ये बता रखा है। और इन्फेंटाइल के अंदर क्या पता है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, अर्ली रीनल फेलियर देखने को मिल सकता है, और 3 to 5 ईयर्स की एज में ही डेथ हो जाती है बेबी की, ऐसा बता रखा है। इसमें फीटल की डेथ कहाँ हो जा रही है, उसी की इंट्रायूट्राइन डेथ हो रही है, ये बता दिया, मतलब अंदर ही डेथ हो गई। इन्फेंटाइल में 3 से 5 साल के अंदर अंदर डेथ हो गई, ठीक है। और एडल्ट टाइप में क्या बोल रखा है कि इसमें बोल रखा है ऑटोसोमल डोमिनेंट है, तो इसमें क्या होता है, लेट दिखती है हमारे अंदर। तो ये लेट कब दिखेगी, आपकी 30s और 40s की एज में आपको ये देखने को मिलती है विद सिम्टम्स, ठीक है। तब आपको पता चलता है कि आप पॉलीसिस्टिक डिजीज से सफर कर रहे हैं, ठीक है। आप कुछ क्लिनिकल फीचर्स देख लीजिए इन फीटस। फीटस में क्या मिलेगा, फीटस के अंदर बोल रखा है कि ह्यूज एब्डोमिनल लंप मिलेगा। आपका जो एब्डोमेन होता है ना फीटस का, वहां पे एक बड़ा सा लंप मिलता है, जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी तो यहाँ इम्पॉसिबल होगी, ठीक है। इन चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस में बोल रखा है यूजुअली चिल्ड्रन विद दिस डिजीज आर स्टिल बोर्न और डाई ऑफ यूरेमिया शॉर्टली आफ्टर द बर्थ। बोला है कि चिल्ड्रंस जो होते हैं ना, जो कि बोल रखा है इस डिजीज के साथ बोर्न हुए हैं, वो इसकी वजह से मर जाते हैं कुछ टाइम के बाद बर्थ के। एडल्ट्स में क्या बोला है, नो सिम्टम, पेशेंट रिपेन एसिम्टोमेटिक बिफोर 40 ईयर्स ऑफ एज। 40 साल की उम्र तक एडल्ट्स जो होते हैं इसमें ये एसिम्टोमेटिक ही रहता है इन पेशेंट्स में,
ठीक है, क्योंकि ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप होगा, एडल्ट टाइप है इसलिए। और उसके बाद क्या क्या फीचर्स आने लगेंगे, स्वेलिंग मिलेगी आपको, रीनल मास विच इज लोब्यूलर, फर्म, मोबाइल, मूव विद रेस्पिरेशन और बैलोटेबल। ठीक है, बैलून लाइक हो जाता है, मूव करता है रेस्पिरेशन के साथ, फर्म होता है, मोबाइल होता है और लॉब्यूलर होता है, ये बता रखा है क्या, रीनल मास। तो मतलब स्वेलिंग मिल रही है, आप ये कह सकते हैं। पेन जो होता है, डल एक्टिंग पेन मिलता है दोनों साइड पे ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ द रीनल कैप्सूल, क्योंकि रीनल कैप्सूल जो होता है वो स्ट्रेच हो रहा होता है, तो आप इसको कह सकते हैं ड्रैगिंग पेन एक तरीके से। एक्यूट पेन, आपको एक्यूट पेन तब होगा जब वहां पे हैमरेज हो जाता है या आपके सिस्ट के थ्रू इन्फेक्शन हो जाए, सिस्ट में इन्फेक्शन हो जाए, हैमरेज हो जाए, तो वहां पे आपको फिर एक्यूट पेन दिखने को मिलता है। कॉलिकी पेन आपको तब मिलेगा जब आपके यूरेटर में वो ब्लड जो है वहां पे क्लॉट हो जाता है। ठीक है, यूरेटर को बंद कर दे रहा है एक तरीके से कह लो, या ब्लड क्लॉट जो है वो यूरेटर में आपको देखने को मिलता है, तब उस केस में कॉलिकी पेन है। तो स्टार्टिंग में क्या बोला इन्होंने, पहले डल एकिंग पेन मिल रहा है, इसकी वजह से रीनल कैप्सूल की स्ट्रेचिंग की वजह से। ठीक है, एंड देन एक्यूट पेन मिल रहा है, हैमरेज है और इन्फेक्शन हो गया उस सिस्ट का, तब उस केस में। और कॉलिकी पेन आपको कब मिल रहा है, जब यूरेटर में ब्लड क्लॉट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हिमैट्यूरिया। हिमैट्यूरिया के बारे में क्या बोला है, इट अकर ड्यू टू ओवर डिस्टेंडेड सिस्ट। ठीक है, जब हमारा सिस्ट जो है बहुत ही ज्यादा ओवर डिस्टेंडेड है, जिसकी वजह से रीनल पेल्विस में वो बाद में रप्चर हो जा रही है, तो यहाँ पे हिमैट्यूरिया मिलता है, ऊपर भी देखा था। नेक्स्ट देखिए हाइपरटेंशन। इट इज ड्यू टू रीनल इस्चीमिया विच स्टिमुलेट जस्टाग्लोमेरुलर apparatus टू सिक्रीट रेनिन। बोल रखा है कि ये आपको कब देखने को मिलता है, ड्यू टू रीनल इस्चीमिया, रीनल इस्चीमिया की वजह से वहां पे क्या होता है, जो जस्टाग्लोमेरुलर apparatus है ना, ठीक है, उसमें रेनिन का सिक्रीशन होता है, जिसकी वजह से रस सिस्टम एक्टिव होकर हाइपरटेंशन कॉज कर सकता है। ठीक है, इन्फेक्शन कॉमन है, आपको पता ही है, इन्फेक्शन होगा, बाद में पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है। यूरेमिया, यूरेमिया लेटर स्टेज में मिलता है जिस रीनल फेलियर की वजह से। और कुछ रीनल फेलियर के फीचर्स मिल सकते हैं, लाइक थर्स्ट, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एन्यूरिया, यूरेमिक स्मेल आना, कोटेड टंग हो जाना, एनीमिया, ये सारे रीनल फेलियर के कुछ फीचर्स हैं, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमने देख लिया, मेनली ये एडल्ट के केस में आपको देखने को मिलते हैं, जब ऑटोसोमल डोमिनेंट है ना, तो उस केस में ये आपको मिलेंगे। और 40s के बाद देखने को मिलेंगे, 30s 40s की एज में आपको पता चलेगा कि आप पॉलिसिस्टिक डिजीज जो है, किडनी डिजीज है, सफर कर रहे हैं, देन ये आपको धीरे धीरे कई सिम्टम्स अपीयर होने लगेंगे। तो हमने क्लिनिकल फीचर्स कवर करे। अब देखते हैं इसकी इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में बोला है सीरम यूरिया और क्रेटेनाइन, ये आप चेक करेंगे कि रीनल फेलियर तो नहीं है, इसको रूल आउट करने के लिए आपने सीरम यूरिया देखना है, सीरम क्रेटेनाइन देखना है। यूरिन टेस्ट करा सकते हैं, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी शो होगी उसमें आपको। ठीक है, एक्सरे, के यूबी, किडनी यूरेटर ब्लैडर, इनका हम एक्सरे लेते हैं ताकि हमें एनलार्ज शेडो, वहां पे अगर किडनी के अंदर एनलार्ज शेडो दिख रही है ना, तो आप कहेंगे कि हाँ यहाँ पे सिस्ट है। और बाकी आईवी, यू और एक्सक्रेटरी यूरोग्राफी कह सकते हो, यूरोग्राम कह सकते हो, वो हम कराएंगे। यहाँ पे आपको स्पाइडर लेग डिफॉर्मिटी मिलती है कैलेक्स की, लाइक स्पाइडर लेग्स ऐसे होती है ना, इसी तरीके से यहाँ पे आपको इस तरीके का कैलेक्स देखने को मिलेगा। तो स्पाइडर लेग डिफॉर्मिटी ऑफ द कैलेसिस आपको यहाँ देखने को मिलेगी। यूएसजी एब्डोमेन कराएंगे तो सिस्ट की प्रेजेंस श्योर हो जाती है। डायग्नोस्टिक, एक तरह से डायग्नोस्टिक टेस्ट यूएसजी ही है यहाँ पे, ये बोला गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मेन जो इन्वेस्टिगेशन करानी है वो यहाँ पे बता दी गई है। अब देखो मैनेजमेंट क्या होगी, तो मैनेजमेंट की अगर बात करी जाए, तो यहाँ पे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट आती है, जिसमें सबसे पहले वेट एंड वॉच पॉलिसी। जब तक सिम्टम्स नहीं आ रहे तब तक तो आप वेट एंड वॉच ही करेंगे। और उन्हें बोलेंगे कि बहुत ज्यादा फ्लूइड को लो पियो, इनटेक ऑफ प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, अवॉइड स्ट्रेनर्स, मतलब कि हैवी वर्क्स जो होते हैं वो मत करो, जैसे वेट लिफ्टिंग करना। ठीक है, ये सारे काम मत करो। आयरन शुड बी प्रिस्क्राइब टू करेक्ट अनीमिया, अगर अनीमिया है, क्यों है, हिमैट्यूरिया की वजह से, किसी भी कंडीशन की वजह से अगर हो रहा है, तो उस केस में आयरन को प्रिस्क्राइब किया जाता है, आयरन की टैबलेट्स दी जाती हैं। अब देखो सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या बोला है, रोपसिंग ऑपरेशन, एक तो आता है रोपसिंग ऑपरेशन, इसमें किडनी को एक्सपोज किया जाता है, सिस्ट को ओपन किया जाता है, और जो भी फ्लूइड सिस्ट के अंदर है उसको बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, रोपसिंग ऑपरेशन आता है इसके अंदर। और क्या आ रहा है हमारा, एस्पिरेशन ऑफ द सिस्ट, वही यूएसजी की गाइड के थ्रू एस्पिरेशन करा लो से, ये सिंपलर अप्रोच हो गई ना एक तरीके से, किडनी को एक्सपोज ना करना हो, जस्ट आप सिस्ट को यूएसजी गाइड एस्पिरेशन करा के उस सिस्ट को एस्पिरेट करा सकते हो। बाकी पॉलीसिस्टिक किडनी विद हाइपरटेंशन, अगर आपको पॉलीसिस्टिक किडनी है और हाइपरटेंशन भी साथ में है, तो आपको हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना होता है ड्रग्स के साथ, जो हम हाइपरटेंशन में पढ़ते हैं, केसी में आपने पढ़ी होंगी। व्हेन हाइपरटेंशन अनकंट्रोलेबल, बोला है कि आपका हाइपरटेंशन अनकंट्रोलेबल है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा, उस केस में बाइलेटरल नेफ्रेक्टमी फॉलोड बाय रीनल ट्रांसप्लांटेशन शुड बी डन, तो आपको बाइलेटरल नेफ्रेक्टमी करनी पड़ेगी।
ठीक है, दोनों तरफ की किडनीज को रिमूव करना पड़ेगा। और उसके बाद रीनल ट्रांसप्लांट, दूसरी किडनी की भी तो नीड है ना लाइव रहने के लिए, तो रीनल ट्रांसप्लांटेशन ही एक लास्ट ऑप्शन बचता है। ठीक है, आगे क्या बोला हुआ है इन्होंने, इन्फेक्टेड सिस्ट और इफ पाइलोनेफ्राइटिस अगर आपको पता है सिस्ट इन्फेक्ट हो गया तो पाइलोनेफ्राइटिस हो सकता है कल को। ठीक है, तो वही बोला है कि सिस्ट इन्फेक्टेड है एंड आपको पाइलोनेफ्राइटिस हो चुका है, तो आपको एंटीबायोटिक्स लेने पड़ेंगे, इन्फेक्शन है सबसे पहले। और जरूरत पड़ने पे सिस्ट को आप एस्पिरेट करा सकते हैं अल्ट्रासाउंड गाइडेंस से जो अपने ऊपर पड़ा। ठीक है, और नेक्स्ट बोला है पॉलिसिस्टिक डिजीज विद रीनल फेलियर, आप रीनल फेलियर भी होगा पॉलिसिस्टिक डिजीज के साथ साथ आगे जाके, तो आपको डायलिसिस करवाना पड़ेगा। फिर बाद में डायलिसिस तो चलाओ इमरजेंसी में, और रीनल ट्रांसप्लांटेशन भी करवाओ, वही एक लास्ट ऑप्शन बच रहा है क्योंकि अब रीनल फेलियर हो चुका है। तो बोला गया है कि द रिलेटेड डोनर शुड बी स्क्रीन फॉर पॉलिसिस्टिक ट्रेट, जो रिलेटेड डोनर होगा वो ऐसा होना चाहिए जिसके पास जो उसके अंदर तो पॉलिसिस्टिक ट्रेट हो। ठीक है, ऐसे बोल रखा है जो भी रिलेटेड डोनर होगा उसको स्क्रीन करना है कि उसके अंदर तो पॉलिसिस्टिक ट्रेट है या नहीं है, क्योंकि पॉलिसिस्टिक ट्रेट है वो आपको एज अ उसके अंदर दिख नहीं रहा है, बस ट्रेट है कि वो रिसेसिव फॉर्म में बैठा हुआ है जिस वजह से वो बस ट्रेट कैरी कर रहा है बट है नहीं एक्चुअली में। ठीक है, तो आपको हमेशा डोनर जो भी लेना है उसको चेक करके आप लेंगे, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप कट भी कर सकते हैं। जस्ट आप इतना याद रखिए कि आपको रीनल ट्रांसप्लांटेशन कराना है इमरजेंसी डायलिसिस के बाद, अगर पॉलिसिस्टिक डिजीज के साथ रीनल फेलियर इन्वॉल्व हो चुका है देन। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, पॉलिसिस्टिक किडनी देखिए, एक बार जल्दी से ओवरव्यू देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या क्या होता है पॉलिसिस्टिक किडनी, तो एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है। ठीक है, क्रोमोसोम्स के थ्रू ये हमारी पेरेंट्स के थ्रू हमारे अंदर आती है। ठीक है, और बोल रखा है वुमेन्स में ज्यादा है, दो टाइप बता दिए, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज और ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज। एसोसिएटेड लेजन्स आपको लीवर, पेनक्रियाज, ओवरी, टेस्टिस में मिल सकते हैं, बैरी एन्यूरिज्म मिल सकता है। आगे देखिए इटियोलॉजी में हमने क्या बोला था, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल जब फेल हो जाते हैं कलेक्टिंग डक्ट से ज्वाइन होने पे, तो वो सिस्ट फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, दोनों किडनी अफेक्ट हो सकती हैं, साइज जो है 3 से 4 गुना बढ़ सकता है। ठीक है, और जो सिस्ट होते हैं वो कॉर्टेक्स और मेडुला में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, पूरी किडनी मल्टीपल लार्ज सिस्ट से स्टडीड हो जाती है। अगर सिस्ट रप्चर हो जाता है किडनी के पेल्विस रीजन पे तो हीमेटूरिया हो सकता है। डिजीज प्रोग्रेस होके कल को बढ़ती जाती है, सिस्ट बढ़ते जाते हैं साइज में, तो वहां पे रीनल पेरेन्काइमा पे एट्रोफी कॉज करके रीनल फेलियर भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे हमने उसके टाइप देखे थे, फीटल टाइप, इन्फेंटाइल और एडल्ट टाइप। क्लिनिकल फीचर्स देखे, फीटस, चिल्ड्रन और एडल्ट्स के अंदर, एडल्ट्स में स्वेलिंग, पेन, हिमेटूरिया, हाइपरटेंशन, इन्फेक्शन, यूरेमिया, रीनल फेलियर के फीचर्स ये सब हमें देखने को मिले। इन्वेस्टिगेशन में सीरम यूरिन, केराटिन चेक कराया, यूरिन टेस्ट कराया, एक्सरे कराया, आईवीयू, यूएसजी, ये सब हमने कराई। मैनेजमेंट में कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ली, और सर्जिकल, सर्जिकल में हमारी रॉक्सिंग ऑपरेशन, एस्पिरेशन करा दो, पॉलिसिस्टिक किडनी हाइपरटेंशन के साथ है तो हाइपरटेंशन कंट्रोल करो ड्रग से, अगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो बायलेटरल नेफ्रेक्टमी करा के रीनल ट्रांसप्लांटेशन ये एक ऑप्शन है। इन्फेक्टेड सिस्ट है, पायोनेफ्राइटिस है, तो आप पहले एंटीबायोटिक देंगे एंड एस्पिरेट करा देंगे उस सिस्ट को, जो भी इन्फेक्टेड होंगे उनको निकाल देंगे। और पॉलिसिस्टिक रीनल फेलियर के साथ अगर है तो इमरजेंसी डायलिसिस के साथ साथ रीनल प्लांटेशन ही एक लास्ट ऑप्शन बच रहा है। तो यहाँ पे हमने पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज जो थी हमने वो कवर कर ली। नेक्स्ट जो हमने देखना है वो देखना है हमारा रीनल इंजरी। रीनल फेलियर में क्या बोला गया है, कॉमनली इट इज ड्यू टू अ ब्लंट इंजरी, जो रीनल इंजरी होती है मेनली हमारी ब्लंट इंजरी की वजह से मिलती है, एंड द इंजरी इज यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग, और अपने आप ही ठीक होने लग जाती है। कॉमन ब्लंट इंजरीज रिजल्ट ऑफन किसकी वजह से हो सकती है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से, किसी फॉल्ट की वजह से, असॉल्ट की वजह से, या फिर स्पॉटिंग इंजरीज भी हो सकती है, स्पोर्ट खेल रहे हो तब लग सकती है। कुछ पेनिट्रेटिंग इंजरीज भी हो सकती है लाइक नाइफ से या गन शॉट से। ठीक है, ऑफन इट इज एसोसिएटेड विद, इनके साथ साथ मतलब जब रीनल इंजरी मिल रही है तो हो सकता है कोई आपको एब्डोमिनल अदर इंजरीज भी मिल जाए, जैसे कि लिवर की, स्प्लीन की, बाउल की, मिजेंट्रीज की। ठीक है, अब इसकी क्लासिफिकेशन करी गई है रीनल इंजरीज की। देखिए इसके ग्रेड भी करी गई है, ग्रेड 1 जिसमें आपको कंट्यूजन मिल रहा है, नॉन एनलार्जिंग सब कैप्सुलर पेरिरीनल हीमाटोमा मिल रहा है एंड नो लेसरेशंस। देखिए कंट्यूजन मिल रहे हैं लेकिन लेसरेशन नहीं है। ठीक है, और जो आपका सब कैप्सुलर पेरिनीरल हीमाटोमा है वो नॉन एनलार्जिंग है। ठीक है, नॉन एनलार्जिंग सब कैप्सुलर पेरिरीनल हीमाटोमा, तो 3 पॉइंट्स यहाँ पे बोले गए। कंट्यूजन बोल लो, और क्या बोल रखा है कि लेसरेशन नहीं है, कंट्यूजन है, और नॉन एनलार्जिंग सब कैप्सुलर पेरिनीरल हीमाटोमा। ठीक है, ग्रेड 2 में क्या बोला है, सुपरफिशियल रेस्ट्रेशन है
यहाँ पे नहीं थी, ग्रेड 2 में लेसरेशन आ गई, लेकिन उसकी डेप्थ लेस देन 1 सेंटीमीटर है, ऐसा बोला गया। कितनी है? लेस देन 1 सेंटीमीटर। और उसने जो भी अंदर कलेक्टिंग सिस्टम होता है उसको क्या नहीं करा, इन्वॉल्व नहीं कराया। और नॉन एक्सपेंडिंग, मतलब कि एक्सपेंड ना होने वाला पेरिनीनल हीमाटोमा है, जो कि कहाँ तक है? रेट्रोपेरिटोनियम तक ही कन्फाइंड है। ओके। ग्रेड 3 में क्या बोल रखा है? और यहाँ पे ना बोल रखा था नो एविडेंस ऑफ यूरिन एक्सट्रावेशन, मतलब यूरिन बाहर निकल रहा है रीनल से, ऐसा कुछ नहीं मिला है। उसके बाद बोला है सुपरफिशियल लेसरेशन है, लेकिन 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है। ठीक है, मतलब पहले लेस देन 1 सेंटीमीटर था, यहाँ पे इन्होंने क्या बोल दिया कि है तो लेसरेशन लेकिन मोर देन 1 सेंटीमीटर है। विदाउट एक्सटेंशन इनटू द रीनल पेल्विस, मीन्स कि वो रीनल पेल्विस तक एक्सटेंड नहीं हुआ है। ठीक है, वो एक्सटेंड नहीं हुआ है रीनल पेल्विस तक या फिर कलेक्टिंग सिस्टम तक। ओके, ऊपर भी हमने पढ़ा था कि उसने कलेक्टिंग सिस्टम को इन्वॉल्व नहीं करा, यहाँ पे भी नहीं करा, बस लेसरेशन है लेकिन मोर देन 1 सेंटीमीटर है, ऐसा बोला गया जो उसकी डेप्थ है। ठीक है, और इसमें भी कोई एविडेंस नहीं है यूरिन एक्स्ट्रावेशन। नेक्स्ट देखिए ग्रेड 4, लेसरेशन जो है रीनल पेल्विस तक या फिर यूरिन एक्स्ट्रावेशन यहाँ पे मिल गई, क्योंकि लेसरेशन अंदर तक चला गया। वेस्कुलर इंजरीज टू मेन रीनल आर्टरी, बोल रखा है कि वेस्कुलर में बता रखा है कि यहाँ पे मेन जो रीनल आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, उनमें इंजरी मिल रही है। ठीक है, हेमरेज देखने को मिल रहा है। सेगमेंटल इंफाक्शन विदाउट एसोसिएटेड लेसरेशंस, सेगमेंटल इंफाक्शंस वहां देखने को मिल रही है, लेकिन उसके वहां पर लेसरेशंस नहीं है, विदाउट एसोसिएटेड लेसरेशंस है, सेगमेंटल इंफाक्शंस देखने को मिल रही है। एक्सपेंडिंग सब कैप्सुलर हीमाटोमा, देखिए ग्रेड 2 के अंदर नॉन एक्सपेंडिंग पेरिडीनल हीमाटोमा था, यहाँ पे क्या बोल रखा है? एक्सपेंडिंग है सब कैप्सुलर हीमाटोमा। ठीक है, एंड कंप्रेसिंग द किडनी, और वो किडनी को क्या कर रहा है? कंप्रेस कर रहा है। तो ग्रेड 4 में हमने क्या क्या देखा? लेसरेशन जो कि रीनल पेल्विस तक पहुंच गई है, वेस्कुलर इंजरी जो है वो रीनल आर्टरीज वेन्स में देखने को मिल रही है, हेमरेज मिल रहा है वहां, सेगमेंटल इंफाक्शन मिल रहा है, और एक्सपेंडिंग सब कैप्सुलर हीमाटोमा मिल रहा है। ठीक है, जो कि किडनी को कंप्रेस कर रहा है। ग्रेड 5 आते हैं। ग्रेड 5 में क्या बोला हुआ है? शेटर्ड किडनी, किडनी जो है पूरी तरह से शेटर्ड हो चुकी है। एवर्जन ऑफ द रीनल हीलियम, जो रीनल हीलम है, हाइलम है, सॉरी नॉट हीलियम, सॉरी, एवर्जन ऑफ रीनल हाइलम, मतलब कि जो किडनी है उसका क्या हो चुका है? डीवस्कुलराइजेशन हो चुका है, मतलब वेसल्स खत्म हो चुकी है उसमें। ठीक है, हाइलर इंजरी, क्योंकि वहां पे हाइलर पार्ट पे इंजरी हुई है। यूरेट्रोपेल्विक एवर्जन्स भी मिल रही है, और पूरी तरीके से लैसरेशन हो चुकी है, या मेन रीनल आर्टरी वेन में थ्रोम्बस आ चुका है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गई है, ऐसा बोला गया है। तो ये हमने ग्रेड 5 तक देखे। देखिए यहाँ पर हम एक एक ग्रेड देखते हैं। हमने क्या बोला था कि सब कैप्सुलर हीमाटोमा तो है, लेकिन कैसा है? देखो दोबारा, नॉन एनलार्जिंग, बढ़ने वाला नहीं है, कंट्यूजन है और लेसरेशन नहीं है। तो यहाँ पे देखो ओनली किडनी कैप्सूल दिखा रखा है, और उसमें हमने खाली क्या दिखाया? सब कैप्सुलर हीमाटोमा दिखा दिया। देखो ग्रेड 2 में हमने क्या कहा था? लेसरेशन है लेस देन 1 सेंटीमीटर की, और हीमाटोमा नॉन एक्सपेंडिंग है। ठीक है, और ग्रेड 3 में लेसरेशन हमने मोर देन 1 सेंटीमीटर बोल दिया था। आप इतना भी मेन याद रख लेंगे, दैट्स इनफ। ग्रेड 4 में हमने क्या बोला था कि लेसरेशन जो है वो रीनल पेल्विस तक पहुंच गई अंदर, जिसकी वजह से यूरिन एक्सर्वेशन हुआ, रीनल आर्टरीज और वेन्स में भी इंजरी हुई। ठीक है, वहां पे ब्लड क्लोटिंग हो गई थी आर्टरीज में। ठीक है ना, और साथ ये हमने ये मेन देखे थे। रुको, यहाँ पे देखो ग्रेड 4 में हमने क्या देखा? वेस्कुलर इंजरी भी मिली थी। ठीक है, एक्सपेंडिंग सब कैप्सुलर हीमाटोमा यहाँ पे इन्वॉल्व कर लिया गया है। देखिए यहाँ पे एक्सपेंडिंग हीमाटोमा आ गया। ठीक है, लेसरेशन अंदर तक पहुंच गई थी, वो हमने देख लिया। ठीक है, सेगमेंटल इंफाक्शन भी यहाँ पे मिली। ग्रेड 5 देखो, ग्रेड 5 में क्या बोला हुआ है कि शैटर्ड किडनी, पूरी तरीके से अब किडनी में से देखो किडनी शैटर्ड हो गई, इसमें से ब्लड बाहर निकल रहा है। ठीक है, आपका हीलियम तक डैमेज हो चुका है, एवर्जन देखने को मिल रही है हीलियम की। ये देखिए किडनी शैटर्ड हो गई, एवर्जन देखने को मिल रहा है, मेन यही पॉइंट आपको याद रखना है। पूरी तरीके से लेसरेटेड हो चुकी है, थ्रोम्बस मिल रही है मेन रीनल आर्टरीज में, रेट्रोपेल्विक एवर्जन्स भी मिल रही है, हीलियम की एवर्जन भी मिल रही है, हीलियम हीलियम नहीं, सॉरी सॉरी, हाइलम की एवर्जन मिल रही है। ठीक है, हाइलम एक पार्ट होता है, गलती से मैं बार बार हीलियम बोल दे रही हूँ। और शेडेड किडनी मिल रही है, हीलियम तो गैस होती है। चलिए क्लिनिकल फीचर पे आते हैं। क्लिनिकल फीचर, हाइपोवॉलेमिक शॉक पे जा सकते हैं, इतना हेमरेज हो गया है, फ्लैंक की पेन मिलेगा, हेमाटूरिया तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, सडन डिले प्रोफ्यूज हेमरेज, सडनली एक तरीके से बोल सकते हैं रुक कर एकदम से आपको एकदम प्रोफ्यूज हेमरेज मिल सकता है, जिसकी वजह से हेमाटूरिया हो रहा है। ओके, और वो 3rd डे से 3rd वीक तक भी हो सकता है, ट्रॉमा में ट्रॉमा के 3rd वीक तक भी ये देखने को मिल सकता है कि पहले नहीं हुआ बाद में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, सडन डिले
प्रोफ्यूज हेमरेज कॉजिंग हेमेट्यूरिया। क्लॉट कॉलिक मतलब कि क्लॉट की वजह से आपको पेन होना, ब्रूजिंग, स्वेलिंग, टेंडरनेस मिलेगी वहां पे। पैरालाइटिक इलियस देखने को मिलेगा एब्डोमिनल डिस्टेंशन के साथ ड्यू टू रेट्रोपेरिटोनियल हीमाटोमा इम्प्लीकेटिंग स्प्लैंचनिक नर्व्स। देखिए इसमें क्या बोला है, पैरालाइटिक इलियस हमें देखने को मिलता है और एब्डोमिनल डिस्टेंशन के साथ। ठीक है, बस इतना याद कर लीजिए कि रेट्रोपेरिटोनियल हीमाटोमा इसमें इंक्लूड है, इसकी नीड नहीं है, खाली पैरालाइटिक इलियस विद एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ब्रूजिंग, स्वेलिंग, टेंडरनेस, क्लॉट की वजह से पेन, सडन डिलेड प्रोफ्यूज हेमरेज की वजह से हेमेट्यूरिया, हेमेट्यूरिया वैसे भी मिल रहा है, फ्लैंकी पेन्स मिल सकते हैं और वो हाइपोवॉलेमिक शॉक भी जा सकता है। तो कुछ क्लिनिकल फीचर्स हमने कवर करें। देखिए इन्वेस्टिगेशन भी बता रखी है, इन्वेस्टिगेशन में बोला यूरिन एग्जामिनेशन हेमेट्यूरिया मिलेगा, एक्सरे करा के देख लेंगे वहां पे रिब्स में हीमाटोमा फ्रैक्चर कहीं और ना हो ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, और बाकी हम क्या करा सकते हैं, आईवीपी है हम करा सकते हैं, एक्सक्रीटरी यूरोग्राफी हम कराएंगे, वहां पे जो भी फंक्शन इंजर्ड किडनी के है वो रिवील हो जाएंगे। ठीक है, और देखेंगे कि साइड वाली जो दूसरी किडनी है वो तो इन्वॉल्व नहीं है, यूएसडी एब्डोमेन हम करा लेंगे, वहां पे हमें करेक्टली पता चल जाएगा इंजरी के बारे में, कितना अमाउंट में हीमाटोमा हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें हम कराते रहेंगे प्रोग्रेस को चेक करते हुए। करने के लिए मेनली सीटी करा लेंगे कि एब्डोमिनल इंजरी को बहुत क्लियरली देखने के लिए, आर्ट्रियोग्राफी करा लेंगे जिसमें आर्ट्रियल थ्रोम्बोज तो नहीं हो रखा है, ये हमें पता चल जाएगा कि आर्टियल में एवल्जन इंजरी तो नहीं है। ये सारी चीजें चेक करने के लिए हम आर्टियोग्राफी भी कराएंगे। तो सीटी और यूएसडी एब्डोमन आर्टियोग्राफी आईवीपी, और उसके पहले हमने यूरिन का एग्जामिनेशन कराया और एक्सरे क्यूबी कराया, क्यूबी। ठीक है, तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हो गई। अब देखिए मैनेजमेंट क्या होगी। मैनेजमेंट में बोला है इनिशियली ऑलवेज कंजर्वेटिव, सबसे पहले कंजर्वेटिव चलना है, तो कैथराइज करेंगे और यूरिन का कलर आउटपुट जो भी है वो हम चेक करेंगे, यूरिन आउटपुट देखेंगे, यूरिन का कलर देखेंगे। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराओ अगर ब्लड लॉस हो रहा है, स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन, रेगुलर मॉनिटरिंग करनी है उसकी, बीपी की, पल्स की, टेम्परेचर की। ठीक है, और उसको फॉलो अप करवाना है डेली। ठीक है, अल्ट्रासाउंड के थ्रू, और सीडेशन एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक दे दो, पेन हो रहा है तो, इन्फेक्शन ना हो जाए इसलिए। पेशेंट गोज इन फॉर रीनल फेलियर पे जा रहा है तो हीमोडायलिसिस उस पे हम 6 से 8 हफ्ते के लिए वो करेंगे, और उसके जब तक करेंगे जब तक किडनी नॉर्मल अगर अगेन फंक्शन करना स्टार्ट नहीं कर जाती। ठीक है, तब तक हमने क्या करना है, हीमोडायलिसिस करानी है। तो ये इनिशियल हमने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट देखी। अब हम देखते हैं इंडिकेशन ऑफ सर्जिकल इंटरवेंशन। तो सर्जिकल इंटरवेंशन क्या चलानी है, जब साइन प्रोग्रेसिव ब्लड लॉस, बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है, पेशेंट की हालत खराब होती जा रही है, तब हमने करना है। इंडिकेशन सर्जिकल कब करने जाना है वो इंडिकेशन दे रखी है, और बोला है पेरिनेफ्रिक जो हीमाटोमा है वो प्रोग्रेसिव है। ठीक है, ऐसा हमारा क्या फॉर्मेशन हो गया प्रोग्रेसिव पेरिनेफ्रिक हीमाटोमा का जो बढ़ता ही जा रहा है। व्हेन एसोसिएटेड अदर इंजरीज भी एसोसिएटेड है, हाइलर इंजरी हो रही है, तो उस केस में हम इंडिकेशन लेंगे सर्जिकल की। ठीक है, मानेंगे। ठीक है, अब सर्जरी में ऑप्शंस क्या है, अगर लेसरेशन लेस देन 2 सेंटीमीटर है तो जस्ट हम जेंटल सूचरिंग कर सकते हैं। ठीक है, ऑफन किडनी इज फ्राइबल, दिस इज नॉट अ पॉसिबल, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि किडनी हमारी फ्राइबल होती है थोड़ी सी। इफ लेसरेशन इज मोर देन 2 सेंटीमीटर तो नेफ्रोस्टोमी करेंगे, कैबॉट्स कह सकते हैं इसे ऑपरेशन, वो हम करेंगे, नेफ्रोस्टोमी हम करेंगे। When the injury is in the पोल रीजन में इंजरी हुई है, एंड इन केस ऑफ एवल्जन, एवल्जन का केस है तो पार्शियल नेफ्रेक्टमी इनफ है, और इन हाइलर इंजरी सीवियर लेसरेशन तो आपको नेफ्रेक्टमी ही करनी पड़ेगी, और कोई ऑप्शन नहीं है, किडनी को निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, तो नेफ्रेक्टमी आपको करनी पड़ती है हाइलर इंजरी और सीवियर लेसरेशन के केस में। और इंजरी अगर क्या है हमारी पोल्स में है या फिर एवर्जन का केस है तो उस केस में हम पार्शियल नेफ्रेक्टमी करेंगे। लेसरेशन मोर देन 2 सेंटीमीटर है तो नेफ्रोस्टोमी कराते हैं, कैबॉट्स हम कह सकते हैं इसको, और साथ में डन करा ये करा जाता है। 2 सेंटीमीटर से कम है तो उस केस में जेंटल सूचरिंग भी कर दी जाती है, बट वो हम बोले तो पॉसिबल नहीं होती एक तरीके से। तो सर्जिकल इंटरवेंशन कब करानी है ये हमने देख ली, कौन सी सर्जरीज करानी है ये देख लिया, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट देख ली, और हमने उसके पहले इन्वेस्टिगेशन को कवर करा और क्लिनिकल फीचर्स देखे, और ये ग्रेडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेड 1 क्या होता है, ग्रेड 2 क्या होता है, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5, इनके आपको सारे याद नहीं होते, नो प्रॉब्लम, बट एटलीस्ट 2 2 या 1 1 सिम्टम्स तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए लिखने के लिए। ठीक है, और उसके बाद रीनल इंजरी क्या होती है वो हमने देखी। मेनली रीनल इंजरी 5 मार्क्स में ही आती है, इससे ज्यादा रीनल इंजरी बनती नहीं है, बट अगर आ जाए तो आप लिख सकते हैं, इतना ये है सफिशिएंट। नेक्स्ट हमने जो कवर करना है वो हमने कवर करना है यूरेट्रल इंजरी। तो इसमें क्या बोला गया है, यूरेट्रल इंजरी जो है वो इतनी कॉमन नहीं होती एक्चुअली में। ठीक है, बट
बोल रखा है ये कैसे हो सकती है, अगर कोई स्टैबिंग हो जाए या गन शॉट इंजरी हो जाए तब हमें ये देखने को मिलती है। ठीक है, द मोस्ट कॉमन इंजरीज आर iatrogenic इंजरी, मतलब कि सर्जरीज के टाइम पे कोई इंजरी हो जाती है, उस टाइम पे ये इंजरी आपको देखने को मिलती है। द यूरेटर आर मोस्ट ऑफन इंजर्ड इन गायनेकोलॉजिकल, कोलोरेक्टल एंड वेस्कुलर पेल्विक सर्जरीज, मतलब कि इन सर्जरीज में ये ज्यादातर एज अ इंजरी हमें यूरेटर में भी हो रही है। मतलब आप गायनेकोलॉजिकल, कोलोरेक्टल या वेस्कुलर पेल्विक सर्जरी के लिए गए, ठीक है, उनका आपकी सर्जरी हुई, तो उस टाइम पे आपके यूरेटर पे अगर इंजरी हो जाती है, ज्यादातर चांसेस होते हैं होने के, ऐसा कहा गया है। The incidence of urethral injury following gynecological surgery is approximately 1%। यूरेट्रल इंजरीज के जो इंसिडेंट्स हैं गायनेकोलॉजिकल सर्जरीज में, वो लगभग 1% होते हैं। ठीक है, कि हो सकता है। ठीक है, अकरिंग ड्यूरिंग एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टमी एंड पार्शियल वेजिनेक्टमी के टाइम पे आपको देखने को मिल सकता है कि 1% चांसेस होता है कि कई बार यूरेट्रल इंजरीज हो सकती है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना बस याद रख लीजिए कि ये इस टाइम पे हो रही है। इसके अंदर इसकी इटियोलॉजी भी आ गई है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया थोड़ा। और क्या बोला गया है क्लिनिकल फीचर्स में, देखते हैं। इसके कुछ क्लिनिकल फीचर बताएं कि जब आपको यूरेटर में इंजरी हो रही है तो उसकी वजह से पायरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमेन में पेन, एनयूरिया, यूरेमिया, परसिस्टेंट एब्डोमिनल डिस्टेंशन, अनएक्सप्लेन्ड हेमाटूरिया, और जो आपका वाटरी फ्लूइड है वेजाइना के थ्रू एस्केप होने लगता है, ऐसा कहा गया है। एस्केप ऑफ वाटरी फ्लूइड थ्रू द वेजाइना, वेजाइना के थ्रू निकलता है, ऐसा कहा गया है। और एक और चीज बोली है, अपीयरेंस ऑफ लोअर एब्डोमिनल पेल्विक मास, बोल रखा है कि आपके जो एब्डोमिनल है वहां पे या फिर पेल्विक पे आपको मास अपीयर होता है। ठीक है, ये बता रखा है। तो नॉर्मल सी इसके क्लिनिकल फीचर है कि फीवर आ गया, नोजिया, वॉमिटिंग हो गई, पेन एब्डोमेन मिल रहा है, एन्यूरिया मिल रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें मिलती हैं। तो हमने यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स जो है वो कवर करे। आगे हम इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या है वो देखते हैं, और देन हम मैनेजमेंट देखेंगे। इन्वेस्टिगेशन में आईबीपी, यूएसजी यही कराएंगे सारे यूरिनरी वालों में, हमने किडनी यूरेटर वालों में यही कराना है। आईबीपी करा दिया, यूएसजी करा लिया होल एब्डोमेन का, तो वहाँ पे आपको जो भी यूरिनरी एक्स्ट्राविशंस हैं, जो निकल रहा है यूरिन कैसे निकल रहा है, वो आपको शो हो जाएगा। ठीक है, आप सीटी गाइडेड एस्पिरेशन, फिर सीटी के थ्रू आप एस्पिरेशन करा सकते हो उसका फ्लूइड का, जो भी एब्डोमिनल में इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, या फिर आपका पेल्विक फ्लूइड जो भी इकट्ठा हो रहा है, इसकी वजह से आप टेस्टिंग और इसको निकाल के एस्पिरेट करा के आप देख सकते हैं कि ये फ्लूइड यूरिन ही है या कोई और फ्लूइड है। ठीक है, तो ये चीजें आप यहाँ पे कराएंगे। अब मैनेजमेंट क्या है, डिस्टल यूरेटल इंजरीज आर बेस्ट मैनेज, बोल रखा है कि अगर डिस्टल यूरेटल इंजरीज है तो उसे तो आप यूरेट्रोनियोसिस्टोस्टोमी इसके थ्रू, मतलब कि री इम्प्लांटेशन ऑफ द यूरेटर इनटू द ब्लैडर, ब्लैडर के अंदर दोबारा से री इम्प्लांट करना यूरेटर को, ये इस मतलब सर्जरी के अंदर ऐसा होता है। तो इस सर्जरी के थ्रू आप इसको बेस्ट मैनेज कर सकते हो। नाम क्या है सर्जरी का, यूरेटर यूरेट्रोनियोसिस्टोस्टोमी। ठीक है, सिस्टोस्टोमी। मिड यूरेट्रल में और प्रॉक्सिमल यूरेट्रल में इंजरी है तो उसको मैनेज करा जाता है यूरेट्रोस्टोमी, यूरेट्रोस्टोमी। ठीक है, यूरेटर को यूरेटर के जो भी मिड यूरेट्रल है, प्रॉक्सिमल यूरेट्रल है, उसके साथ ही तो यूरेट्रोस्टोमी इसके थ्रू मैनेज करा है। तो आपको ये दो सर्जरीज पता होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पे यूरेट्रल इंजरीज देख लिया। ये ऐसे कभी पेपर में ऐसे नहीं पूछे जाते हैं, बट अगर आ जाता है तो 5 मार्क्स से ऊपर कभी नहीं आएगा, तो उतना आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट जो हमने देखना है वो देखना है पेरिनेफ्रिक एप्सिस के बारे में। ये भी आपके सिलेबस में डिजीज दे रखी है, पेरिनेफ्रिक एप्सिस। ठीक है, तो होता क्या है, पेरिनेफ्रिक एप्सिस इज द कलेक्शन ऑफ अ पस इन द पेरिरीनल एरिया। जो आपकी पेरिरीनल एरिया है वहां पे क्या हो जाता है, पस का कलेक्शन हो जाता है। दिस एप्सिस लाई बिटवीन रीनल कैप्सूल एंड पेरिरीनल फेशिया ऑफ गरोटा। देखिए क्या बोल रखा है कि ये जो एप्सिस है ये रीनल कैप्सूल जो आपका है उसमें, और जो आपका पेरिरीनल फेशिया है, ठीक है, द पेरिरीनल फेशिया ऑफ गरोटा, उसके बीच में ये लाई करता है। दिस कंडीशन इज मोर कॉमन इन मेल। पेरिनेफ्रिक एप्सिस जो है मोस्टली मेल्स में मिलते हैं, ऐसा कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी इटियोलॉजी क्या है। तो इसकी इटियोलॉजी में बोला गया है, जस्ट अ मिनट, हाँ, इटियोलॉजी में बोला इन्फेक्शन इन अ पेरिडीनल हिमाटोमा। तो बोल रखा है कि या तो आपको पेरिनेल हिमाटोमा में इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर पायोनेफ्रोसिस हो गया हो, जब रप्चर हुआ होता है तो उस केस में पायोनेफ्रोसिस हो गया हो, ट्यूबरकुलर पेरिनेफ्रिक एप्सिस हुआ हो, या फिर पस फ्रॉम रेट्रोसिकल
साइटिस, आपको रेट्रोसिकल अपेंडिसाइटिस था वहां से पस आई, ठीक है, और वो आपके लोइन पे, पेरिनेफ्रिक एरिया पे और वहां तक पहुंच गई, एक्सटेंड हो गई और एप्सिस का रूप ले लिया और एप्सिस के तरीके से अपीयर हो गई, ठीक है। तो एक तो ये कॉज हो गया, एक इन्फेक्शन हमने पेरिनेल हीमाटोमा का देखा, या फिर पायोनेफ्रोसिस इसका कॉज हो सकता है, इतना भी लिख देंगे काफी है। और ट्यूबरकुलर पेरिनेफ्रिटिक एप्सिस जो है वो भी इसका एक कॉज हो सकता है, ऐसा कहा गया है। अगर बात करी जाए इसके टाइप्स की, तो ये दो टाइप्स का होता है, वन इज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंड है पहला है प्राइमरी और दूसरा है हमारा सेकेंडरी, ठीक है। अब होता क्या है इसके बारे में देखते हैं। प्राइमरी के बारे में क्या बोला हुआ है, इट अकर ड्यू टू हिमेटोजीनस स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, मतलब ब्लड के थ्रू जब स्प्रेड होता है इन्फेक्शन का, तब हम बोलते हैं प्राइमरी पेरिनेफ्रिक एब्सेस हुआ होगा। द पॉजिटिव बैक्टीरिया स्प्रेड इनफैक्ट फ्रॉम, जो पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो आपके टॉन्सिलाइटिस से, ठीक है, आपको वही बॉइल्स हो रखे हैं, कार्बंकल हो रखा है किडनी में, तो वहां से ये यहाँ पे स्प्रेड हो सकते हैं। द स्टेफाइलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, ये मोस्ट कॉमन इसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। सिंपल था। अब देखिए सेकेंडरी पेरिनेफ्रिक में क्या बोला है, व्हेन द इन्फेक्शन स्प्रेड फ्रॉम सराउंडिंग ऑर्गन्स, जो आसपास के सराउंडिंग ऑर्गन्स है वहां से अगर इन्फेक्शन हो रहा है स्प्रेड, तो उसे बोलेंगे सेकेंडरी पेरिनेफ्रिक एब्सेस। द कॉमनेस्ट ऑर्गन विच स्प्रेड द इन्फेक्शन, जो कॉमनेस्ट ऑर्गन है जो स्प्रेड कर रहा है वो है मेनली किडनी, किडनी के थ्रू यहाँ पे आ रहा है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। द अदर ऑर्गन लाइक गॉल ब्लैडर, अपेंडिक्स, पेल्विक और पेल्विक ऑर्गन्स, ये भी हमारे पेरिनेफ्रिक एब्सेस करवा सकते हैं, ऐसा बोला हुआ है। इन्फेक्शन ऑफ पेरिनेल हीमाटोमा में बी अ कॉज ऑफ पेरिनेफ्रिक एब्सेस, बोल रखा है कि यहाँ पर सेकेंडरी पेरिनेफ्रिक एब्सेस में अगर पेरिनेल हीमाटोमा है तो वो उसका इन्फेक्शन भी यहाँ पे कॉज बन सकता है पेरिनेफ्रिक एब्सेस के लिए। इन दीज केसेस पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म मेनली हमारा ई कोलाई होता है, ऐसा कहा है। यहाँ पे क्या थे, स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस, यहाँ पे क्या बोला गया, ई कोलाई, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी पेरिनेफ्रिक एब्सेस के बारे में थोड़ा सा देखा। अब इसके हम क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। क्लिनिकल फीचर्स में बोला है पायरेक्सिया, रिजिडिटी, टेंडरनेस, फुलनेस इन द लॉइन, एडिमा इन द लॉइन और मैथीज साइन, मतलब कि लैक ऑफ मोबिलिटी ऑफ किडनी इन इरेक्ट पोस्चर विद रेस्पिरेशन। बोला हुआ है कि यहाँ पे आपकी जो मोबिलिटी है किडनी की वो लैक हो जाती है खड़े होने पे, इरेक्ट पोजीशन पे, या जब आप सांस ले रहे हैं तो वो मोबाइल नहीं है किडनी, ऐसा बोला। तो इसको साइन को क्या बोलते हैं, मैथीज साइन, मैथीज साइन, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन देखो, इन्वेस्टिगेशन में आप यूएसजी, यूरोग्राफी, सीईसीटी, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे, स्पाइन, ये कराएंगे, ठीक है। इसमें बोला है कि ब्लड टेस्ट कराने पे ल्यूकोसाइटोसिस, ईएसआर बढ़ा हुआ मिल जाएगा अगर इन्फेक्शन हुआ तो, यूरिन टेस्ट में कोई ऑर्गेनिज्म अगर है तो वो मिल जाएगा, तो नहीं फाउंड होता यूजुअली, ऐसा बोला गया है। एक्सरे स्पाइन पे अगर स्कोलियोसिस है, ठीक है, तो उसके विद कन्वेविटी टूवर्ड एप्सिस, एप्सिस की तरफ हमारा कनकेव फॉर्म हो जाता है इस तरीके से, लाइक अगर आपकी स्पाइन इस तरीके से और यहाँ पे एप्सिस है तो यहाँ पे इसके रिलेटेड यहाँ पे कनकेविटी आ जाती है, तो वो देखने के लिए हम एक्सरे स्पाइन कराते हैं स्कोलियोसिस को शो करने के लिए। तो यहाँ पे हमने इन्वेस्टिगेशन कवर करी। अब हम इसकी मैनेजमेंट देखते हैं। मैनेजमेंट में क्या बोला हुआ है, प्रॉपर एंटीबायोटिक चलाओ, एनाल्जेसिक्स और एंटीपायरेटिक दो, जो उसके फीचर्स होते हैं ना उससे रिलेटेड आप इसकी मैनेजमेंट बनाओ। फीवर आ रहा है तो एंटीपायरेटिक दे दो, पेन हो रहा है तो एनाल्जेसिक दे दो, एंटीबायोटिक है कब देनी है, जब इन्फेक्शन है, ठीक है। बाद में सर्जिकल ड्रेन, अब एब्सेस अगर लार्ज है तो उसको ड्रेन करवाना पड़ता है एक इंसिजन के थ्रू, लॉइन इंसिजन लगा के, आप लॉइन वाले रीजन पे इंसिजन लगाएंगे और ड्रेन करा लेंगे पस को, ठीक है। Pus is drained by an incision in the loin or breaking all the loculi. आप उसका जो भी लोकस पार्ट होता है उसको ब्रेक करके वहां से पस को ड्रेन करवा लेते हैं, ये इसकी क्या होगी, मैनेजमेंट होगी। तो यहाँ पे हमने पेरिनेफ्रिक एब्सेस है वो कंप्लीट किया। नेक्स्ट जो हमने इसमें देखना है वो है रीनल कैलकुलस। में हम सबसे पहले देखते हैं क्या होता है रीनल कैलकुलस। इसको यूरोलिथियासिस भी कहते हैं और ये यूरिनरी ट्रैक्ट की सबसे कॉमनेस्ट डिजीज आप कह सकते हैं। रीनल कैलकुलस मींस एक तरीके के स्टोन्स जो हमारी किडनी में मिलते हैं। तो बोला गया है रीनल स्टोन्स या रीनल कैलकुलस को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, स्टोन इज डिफाइंड एज एन एबनॉर्मल कंक्रीशंस, मतलब हार्डेंड मास occurring within the body and usually composed of mineral salts। बोला गया है कि सॉल्ट जो हमारे स्टोन होते हैं ना वो किसके बने होते हैं, मिनरल सॉल्ट से बने हुए होते हैं, ठीक है। और एक एबनॉर्मल कंक्रीशन होती है जो हमारी बॉडी में किडनी के अंदर मेनली मिल रही होती है, उसको हम क्या कह रहे हैं, स्टोन कह रहे हैं। अगर बात करी जाए इटियोलॉजी की, तो इन्फेक्शन की वजह से, हॉट क्लाइमेट की वजह से,
कुछ डाइटरी फैक्टर्स की वजह से, मेटाबॉलिक कॉजेज से, इमोबिलाइजेशन की वजह से, और डिक्रीज यूरिनरी सिट्रेट की वजह से, और इनएडिक्वेट यूरिनरी ड्रेनेज की वजह से। ये कुछ इटियोलॉजी है, इन सब की वजह से आपको स्टोन देखने को मिल सकता है। एक बार इन इटियोलॉजी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। मेन आप ये भी मेंशन करेंगे, मोर देन इन्फेक्शन में बोला गया है ऑर्गेनिज्म जैसे प्रोटियस, सूडोमोनास, क्लेप्सिला, ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, ये हमारा क्या करवाते हैं, बार बार यूटीआई करवाते हैं। ये ऑर्गेनिज्म यूरिया को प्रोड्यूस करवाते हैं, जिसकी वजह से यूरिन का स्ट्रेसेस होता है, और वो किस फॉर्म में कन्वर्ट मतलब प्रेसिपिटेट होकर स्टोन फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। और हॉट क्लाइमेट भी बोल रखा है कि हॉट क्लाइमेट्स कॉज इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है, ये हॉट क्लाइमेट की वजह से हमारे अंदर जो सॉल्यूट्स होते हैं उनकी वैल्यू अमाउंट जो है वो बढ़ जाती है, कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, और उसका प्रेसिपिटेशन हो जाता है। तो प्रेसिपिटेशन होने की वजह से वहां पे फिर स्टोन बनते हैं, लाइक कैल्शियम का प्रेसिपिटेशन हुआ तो वहां पे कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स बन गए। कुछ डाइटरी फैक्टर्स है, कोई अगर डाइट लेता है रिच इन रेड मीट, फिश, एग, तो उसको एसिड यूरिया होता है। डाइट अगर रिच है कैल्शियम में, लाइक टोमेटोज, मिल्क, स्पिनच, ठीक है, रूबर्ब, तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन प्रोड्यूस कर सकते हैं ज्यादा अमाउंट में। डाइट लैकिंग इन विटामिन ए, अगर आपकी डाइट में विटामिन ए कम है तो डिस्क्वेमेशन होना लग जाता है रीनल एपिथेलियम का, जो कि प्रेसिपिटेट कर देते हैं कैल्शियम को और फॉर्म कराते हैं स्टोन्स को। तो ये सारी चीजें जो है हमारे स्टोन को बनाने में हेल्प कर दिया एक तरीके से। मेटाबॉलिक कॉज में देखा जाए तो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की वजह से क्या होता है, सीरम में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है। अब उसमें हाइपर कैल्सिनोसिस कंडीशन आ गई, ठीक है, तो वहां पे भी हमारा स्टोन बन सकता है, कैल्शियम लेवल ज्यादा हुआ, बाद में प्रेसिपिटेट होके स्टोन बन गया। गाउट, ये क्या करता है, इस डिजीज में हमारा यूरिक एसिड का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मल्टीपल यूरिक एसिड स्टोन्स देखने को मिल सकते हैं। इमोबिलाइजेशन, पैराप्लेजिक पेशेंट्स लार्ज अमाउंट में कैल्शियम सिक्रेट कर रहे होते हैं यूरिन में, ठीक है, जिसकी वजह से कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनते हैं। पैराप्लेजिक पेशेंट्स बता रहे हैं कि ये मूवमेंट नहीं कर रहे, तो इस वजह से इमोबिलाइजेशन यहाँ पे दिया है, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, डिक्रीज यूरिनरी सिट्रेट। तो यूरिनरी सिट्रेट का वैल्यू डिक्रीज होने से कैसे, देखो, सिट्रिक एसिड जो होता है वो हमारे यूरिन का जो पीएच होता है उसको लो रखता है। व्हेन सिट्रिक एसिड लेवल डिक्रीज, अब इसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो ये क्या कराता है, यूरिनरी कैल्शियम का प्रेसिपिटेट करने लग जाता है। सिट्रेट का एक्सक्रीशन इज अंडर हार्मोनल कंट्रोल, और जो सिट्रेट होता है उसका एक्सक्रीशन अंडर हमारे हार्मोनल कंट्रोल होता है। ऑलरेडी आपका सिट्रिक एसिड जो है उसका लेवल कम हो गया, तो लेवल कम होने की वजह से पीएच जो होता है वो हमारा बढ़ जाता है, मतलब कि पीएच जो है वो एसिडिक ना लेके एल्कलाइन होने लग जाता है। तो उसकी वजह से भी यहाँ पर बोल रखा है कि हमारे स्टोन्स बन सकते हैं। इनएडिक्वेट यूरिनरी ड्रेनेज, बोला गया है कि होस्ट टू किडनी हो गई, अनडिसेंट किडनी हो गई, ये सारी किडनीज की वजह से यूरिन का जो ड्रेनेज है वो ढंग से नहीं हो पाता है, तो वो वाले पेशेंट्स भी स्टोन्स के लिए क्या कह सकते हैं हम, प्रोन होते हैं, ठीक है। तो ये हमने एटियोलॉजी देखी। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कैलकुलाई, जो हम रीनल स्टोन्स देख रहे हैं उसके हमने यहाँ पे टाइप्स देखने हैं। तो यहाँ पे मेन हमने 4 टाइप्स बताए हैं स्टोन के। फर्स्ट वन इज कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन, देन यूरिक एसिड स्टोन, फोस्फेट स्टोन, और सिस्टाइन कैलकुलस स्टोन। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन में क्या बोला है, इसे मलबेरी कैलकुलाई भी बोलते हैं। कॉमन टाइप ऑफ स्टोन है ये, इरेगुलर हैविंग शार्प प्रोजेक्शंस, ये थोड़ा इरेगुलर होता है, इस पर शार्प प्रोजेक्शंस आपको देखने को मिलेगी। ऑक्सलेट स्टोन्स जो हैं ये हमारे मेनली हार्ड होते हैं और सिंगल होते हैं, मतलब एक ही स्टोन होगा, हार्ड होगा, और ठीक है, ये हिमैट्यूरिया भी कर सकते हैं अर्ली स्टेज में ही। क्यों, क्योंकि आपको पता है इसमें इरेगुलर और शार्प प्रोजेक्शन है, इस वजह से। और ब्लड का उसके ऊपर डिपोजिशन हो जाता है, उसके ऊपर जो आपका स्टोन है उस पर ब्लड आ जाएगा, जिसको वो स्टोन मतलब कि ब्लड आने की वजह से स्टोन को एक डार्क कलर दे दिया जाता है, ठीक है। इट अगर इन इन्फेक्टेड यूरिन, अगर इन्फेक्टेड यूरिन है तो वहां पे ये हो सकते हैं। आगे क्या बोल रहा हुआ है, कंटेन अल्टरनेट लेयर ऑफ कैल्शियम एंड बैक्टीरियल वेजिटेशन, इसके ऊपर अल्टरनेट लेयर होती है, लाइक कैल्शियम देन बैक्टीरियल वेजिटेशन देन कैल्शियम, इस तरीके से अल्टरनेट लेयर मिलती है। और जब आप इसमें प्लेन एक्सरे कराते हैं केयूवी, तो उसमें आप कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स को देख सकते हैं, आपको वहां पे इसकी प्रेजेंस दिख जाएगी। तो हमने क्या देखा, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन के बारे में, इसे मलबेरी स्टोन कहा। इरेगुलर और शार्प प्रोजेक्शन होती है, हार्ड और सिंगल होते हैं,
हेमेट्यूरिया करवा सकते हैं, और स्टोन के ऊपर ब्लड की डिपोजिशन होने की वजह से इस पे डार्क कलर होता है। इन्फेक्टेड यूरिन की वजह से ये मेनली होते हैं। और अल्टरनेट लेयर आपको कैल्शियम की और बैक्टीरियल वेजिटेशन की मिलती है, और प्लेन एक्सरे के थ्रू आप इसे विजुअलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाइए यूरिक एसिड स्टोन पे। अभी आपने देखा कैल्शियम ऑक्सलेट सिंगल है, बट ये मल्टीपल है, स्मॉल है, हेक्सागोनल होते हैं, फेसेट होते हैं, येलो कलर के होते हैं। ठीक है, तो इनका कलर येलो बोला, उनका डार्क बोला, मल्टीपल यहाँ बोला, स्मॉल और हेक्सागोनल बोला। कंटेन कैल्शियम ऑक्सलेट विच मेक दैम ओपेक। इनमें यूरिक एसिड के साथ ना इसमें थोड़ा बहुत कैल्शियम ऑक्सलेट भी होता है, तो इस वजह से ये ओपेक होते हैं। ठीक है, प्योर जो यूरिक एसिड स्टोन होते हैं ना एकदम, वो रेडियोलुसेंट होंगे, लेकिन अगर कैल्शियम ऑक्सलेट उनके साथ मिला हुआ है तो कैसे मिलते हैं, ओपेक मिलते हैं। एसिडिक यूरिन में ये देखने को मिलेंगे। उन पेशेंट में कॉमन मिलते हैं जो रेड मीट का कंजम्पशन करते हैं, कंज्यूम करते हैं जो रेड मीट को। और इसमें लिथोट्रिप्सी ही बेस्ट होती है, ये मतलब लिथोट्रिप्सी करके इनको निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इसमें लिथोट्रिप्सी बता दिया गया एक। आगे चलते हैं हम फॉस्फेट स्टोन पे। ये स्मूथ होते हैं, राउंड होते हैं, डर्टी व्हाइट से लेके येलो कलर तक इसका हो सकता है, पेल से होंगे थोड़े। इसमें बोल रखा है इसमें ट्रिपल फॉस्फेट देखने को मिलता है, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का और अमोनियम का। तो इसमें ट्रिपल फॉस्फेट किसका मिल रहा है, हमारा कैल्शियम का, मैग्नीशियम का और अमोनिया का। ठीक है, कॉमनली अकर इन रीनल पेल्विस में मेनली मिलते हैं, और एल्कलाइन यूरिन में ये ज्यादातर देखने को मिलेंगे। ये हमारा किसमें मिल रहा था, एसिडिक यूरिन में, ये किसमें मिला, एल्कलाइन यूरिन में। एज इट एनलार्ज इन द पेल्विस, ये पेल्विस में जैसे जैसे एनलार्ज हो जाते हैं, इट ग्रो विद इन, तो ये मेजर और माइनर कैलसिस जो रीनल हमारे, ये पेल्विस मींस रीनल पेल्विस है। तो रीनल पेल्विस में जैसे जैसे ये एनलार्ज होते जाएंगे, ये मेजर और माइनर कैलिक्स को इन्वॉल्व करेंगे, और ये क्या फॉर्म कर लेते हैं, स्लोली फॉर्म स्टैगहोर्न कैलकुलस। स्टैगहोर्न कैलकुलस लुक लाइक दैट। इस टाइप का ये स्टोन हमें देखने को मिलता है, स्टैगहोर्न कैलकुलस। ठीक है, दिस कैलकुलस प्रोड्यूस रिकरेंट यूटीआई इन्फेक्शन, बोल रहा है ये यूटीआई करवाता है बार बार। एंड हिमैट्यूरिया भी होगा, क्योंकि आपको दिख रहा है इसकी शेप किस तरीके की है, तो ये क्या कराता है, हिमैट्यूरिया भी कराता है, रीनल पैरेन्काइमा को धीरे धीरे डैमेज करता है, और यूटीआई भी करा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, फॉस्फेट स्टोन। अब देखते हैं सिस्टाइन कैलकुलस। सिस्टाइन कैलकुलस में क्या बोला हुआ है, सिस्टाइन यूरिन इज एन इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म विच अकर ड्यू टू डिक्रीज रिजॉर्प्शन ऑफ सिस्टाइन फ्रॉम द रीनल टिब्यूल्स। बोला है कि जो बेबी होता है ना, इनबोर्न एरर के साथ आता है क्या, कि उसे सिस्टीन यूरिन है, यूरिया है, मतलब कि उसके यूरिन में सिस्टीन की वैल्यू मिल रहा है, सिस्टीन मिल रहा है। तो सिस्टाइन जो होता है ना, ये क्या होता है, एक तरह प्रोटीन आप कह सकते हो। तो इसमें बोल रखा है ये जो सिस्टाइन होता है, ये डिक्रीज हो जाता है, इसकी एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, कहाँ से, रीनल ट्यूब्यूल से, जिसकी वजह से ये यूरिन में ज्यादा पास ऑन हो रहा होता है। यंग गर्ल्स में प्यूबर्टी के टाइम पे मेनली मिलता है। इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ सिस्टाइन इन यूरिन रिजल्ट इन सिस्टाइन कैलकुलस। ज्यादा अमाउंट में यूरिन का क्या हो जाना, इंक्रीज हो जाना। ठीक है, मतलब कि यूरिन में सिस्टाइन का अमाउंट बढ़ जाना, तो उसकी वजह से सिस्टाइन कैलकुलस बनते हैं, और ये हार्ड होते हैं, रेडियो ओपेक होते हैं। किस वजह से रेडियो ओपेक है, सल्फर की वजह से ये मेनली रेडियो ओपेक है। तो हमने यहाँ पे सिस्टाइन कैलकुलस कवर किया। ठीक है, अब हम इनके इफेक्ट देखेंगे कि इनके कैलकुलस के क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो इफेक्ट की अगर बात करी जाए तो सेम किडनी पे पड़ेगा, अपोजिट किडनी पे पड़ेगा। सेम पे हाइड्रोनेफ्रोसिस, इन्फेक्शन और मैलिग्नेंसी करवा दिया जाएगा। हाइड्रोनेफ्रोसिस मतलब कि उसने ऑब्स्ट्रक्ट करवा दिया, जो भी पाथवे था यूरेट्रोपेल्विक जंक्शन को ऑब्स्ट्रक्ट करा दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे वो ऑब्स्ट्रक्शन हुई और यूरिन जो है वो अंदर ही रह गया, बाहर नहीं निकल पाया, उसे बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिन अंदर आएगा तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा। कल को ये स्टोन्स जो हैं इसकी रीनल पैरेन्काइमा पे, एपिथेलियम पे क्या करते हैं, इरिटेशन बार बार करते रहते हैं, जो कि बाद में मेटाप्लेजिया कंडीशन में जाके मैलिग्नेंट हो जाता है। ऑन सेम किडनी आपने देख लिया। अब आप देखोगे ऑन अपोजिट किडनी क्या इफेक्ट मिलते हैं। तो कंपनसेटरी hypertrophy, when their affected kidney is hypofunction, then opposite kidney has to be overworked. It cause compensatory hypertrophy of opposite kidney. देखिए, जब एक किडनी काम नहीं कर पा रही है ढंग से, कम फंक्शन कर रही है, तो दूसरी किडनी के ऊपर ज्यादा लोड आ जाता है, जिसकी वजह से वहां पे कंपनसेटरी हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है। इन्फेक्शन यहाँ पे भी हो सकता है, अफेक्टेड किडनी में स्प्रेड बोला है, अगर इसमें अफेक्ट हो गया किडनी में, बैक्टीरिया ने अफेक्ट कर दिया, तो इसमें भी हो सकता है। थ्रू यूरेटर, यूरेटर के थ्रू यहाँ पे भी आ सकता है। इफ द ब्लैडर हैज बीन इन्फेक्टेड बाय इन्फेक्टेड यूरिन, अगर ब्लैडर इन्फेक्ट हो गया, देखो इसमें इस किडनी में अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये किडनी होती है, यहाँ से एक यूरेटर आता है, यहाँ से आता है और यहाँ ब्लैडर पे जुड़ जाता है। 2 मिनट।
कहाँ पे, यहाँ पे ऐसे ब्लैडर से वो जुड़ जाता है। अब यहाँ से ये इन्फेक्टेड है, यूरिन यहाँ से पास जो होएगा वो भी इन्फेक्टेड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ब्लैडर भी इन्फेक्ट हुआ, यहाँ से यूरिन के थ्रू इन्फेक्शन यूरेटर से होता हुआ दूसरी किडनी में भी जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर अपोजिट किडनी भी क्या हो रही है, हैम्पर हो रही है। ठीक है, अब हम इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स देखेंगे। तो क्या क्लिनिकल फीचर्स आपको मेनली मिलते हैं, पेन मिलता है। ठीक है, आपको मेनली पेन मिलता है। इफ द स्टोन इज फ्री एंड ऑब्स्ट्रक्ट अ कैलिक्स और यूरेथ्रोपेल्विक जंक्शन, अगर बोला है कि स्टोन फ्री है या फिर वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है कैलिक्स को या यूरेथ्रोपेल्विक जंक्शन को, तो डल फ्लैंक पेन मिलता है ड्यू टू कैप्सुलर और पैरेन्काइमल डिस्टेंशन। क्योंकि कैप्सूल का और पैरेन्काइमल का डिस्टेंशन हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे आपको डल फ्लैंक पेन मिल रहा है। Most of the patient with renal stone experience discomfort during jolting, jumping, upstairing। बोला है कि चढ़ते टाइम सीढ़ियाँ, जंप करते टाइम, जॉल्टिंग करते टाइम, इन टाइम पे पेशेंट को ज्यादा डिस्कम्फर्ट मिलता है। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला है, पायरेक्सिया यहाँ पे आपको मिलेगा। पायरेक्सिया मींस फीवर, फीवर भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर आपको इन्फेक्शन हो गया तो फीवर तो आना कॉमन है। हिमैट्यूरिया आपको पता ही है, हिमैट्यूरिया क्यों मिल रहा है, क्योंकि बार बार रीनल जो हमारी पेरेन्काइमा है उसके ऊपर क्या हो रहा है, बार बार अटैक हो रहा है। ठीक है, तो किससे, कैलकुलस से, इंस्टोन से, तो वहां पे ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है। प्रोफ्यूज और माइक्रोस्कोपिक हेमाट्यूरिया अकर इन पेशेंट विद रीनल कैल्कुलाई और आफ्टर एन अटैक ऑफ अ पेन। दिस में अकर ड्यू टू इंजरी टू द यूरिनरी सिस्टम बाय देयर प्रोजेक्टिंग पार्ट। क्योंकि अगर हो सकता है स्टोन का कुछ प्रोजेक्टिंग ऐसे पार्ट हो तो उसकी वजह से इरिटेशन हो रही हो। ठीक है, तो इस टाइम पे जब मूवमेंट करते हो तो बार बार वो स्किन के कांटेक्ट में आ रहा है, या सॉरी स्किन नहीं, रीनल पैरेन्काइमा के कांटेक्ट में आ रहा है, जिससे कि पेन हो रहा है। नेक्स्ट, पायूरिया। पायूरिया क्या, अब इन्फेक्शन हो गया, पस भी बन सकती है आगे जाके वहां पे, तो वो पस जो है यूरिन में हमें देखने को मिल सकती है। कैलकुलस लीड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हाइट सेल्स इन द यूरिन इवन इन एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन। और बोल रखा है कैलकुलस की वजह से क्या होता है, व्हाइट सेल्स का नंबर यूरिन में बढ़ जाता है, इवन इन्फेक्शन नहीं है तब भी। ठीक है, नोजिया वॉमिटिंग मिल सकता है। ऐसा क्यों मिलता है, क्योंकि वहां पे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन देखने को मिलती है बहुत ज्यादा अमाउंट पे, जिसकी वजह से रीनल कैलकुलस हमारा स्ट्रेच होता है और हमें कॉलिएक प्लेक्स देखने को मिलता है। ठीक है, तो मतलब कि इसकी वजह से एक रिफ्लेक्स जनरेट हो रहा है, इसलिए नोजिया वॉमिटिंग हो रही है। हाइड्रोनेफ्रोसिस तो हम आपको बता ही चुके हैं कि लंप फॉर्मेशन हो चुकी है, या फिर आपका जो भी वहां पे क्या हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया अगर स्टोन, तो ऑब्वियस है वहां पे यूरिन को बाहर नहीं निकलने देगा वो यहाँ से। तो इस वजह से हमारा क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोनेफ्रोसिस भी हो सकता है, और साथ में हमें डल एक भी मिलेगी। तो यहाँ पे हमने जो क्लिनिकल फीचर्स थे वो देखे। अब इसकी मैनेजमेंट क्या है, मतलब कि आप कैसे मैनेज कर सकते हो रीनल कैल्कुलाई को। मैनेजमेंट में बोला है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में क्या करना होता है, ये कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पहले तो उन्हीं के लिए जो स्मॉल कैलकुलस है, लेस देन 0.5 सेंटीमीटर के हैं, और वो रीनल पेल्विस में या कैलेक्स में पड़े हुए हैं। ठीक है, और कोई सिम्टम नहीं इतने शो कर रहे हैं, उन केस में हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब उसके अंदर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में क्या आता है, सबसे पहले मिक्स डाइट लीजिए, वेजिटेरियन डाइट लीजिए, अवॉइड करें कि एनिमल प्रोटीन्स लेना कम कर दीजिए। ठीक है, और 3 से 3.5 लीटर फ्लूइड आपको 24 घंटे में कंज्यूम करना होता है। कॉफी, टी, कोकोआ और मिल्क प्रोडक्ट्स, अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ये सारी चीजों को आपको अवॉइड करनी है, मतलब कैफीन वाली चीजें आपको अवॉइड करनी है। एक्सेसिव कैल्शियम और विटामिन डी भी आपको नहीं लेना है। ठीक है, तो ये इसके जनरल मेजर्स हैं। नेक्स्ट, कीमोलाइसिस। इट मींस लाइसिस। लाइसिस का मतलब क्या होता है, स्टोन का तोड़ मतलब कि स्टोन्स को तोड़ दो, केमिकल्स की हेल्प से स्टोन को क्या कर देना, डिस्ट्रक्ट कर देना। द इफेक्टिवनेस ऑफ dissolution agent depend on stone surface area, stone type, volume of irrigant, and the mode of delivery. Commonly used drugs are ADTA, pyrophosphate, sodium bicarbonate, etc. क्या बोला है, स्टोन को केमिकल्स के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो इन सॉल्यूशंस का जो इफेक्टिवनेस है वो किन पे डिपेंड करता है, कि स्टोन सरफेस एरिया कैसा है। ठीक है, उसका स्टोन का टाइप कौन सा स्टोन है। ठीक है, आप कितनी अमाउंट में उसको दे रहे हो। ठीक है, कहाँ से दे रहे हो, किस रूट से आप उसे दे रहे हो। ठीक है, और कौन सी ड्रग्स आप यूज कर रहे हो। तो मेनली जो ड्रग्स यूज होती हैं वो ईडीटीए, पायरोफोस्फेट और सोडियम बाइकार्बोनेट होती है। तो कीमोलाइसिस कंजर्वेटिव मेथड में कहा जाता है हमारा। नेक्स्ट, आप हाइड्रोथेरेपी भी दे सकते हैं। हाइड्रोथेरेपी में क्या किया जाता है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोथेरेपी इज मोर एक्सक्रीशन ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड को बाहर निकालना किडनी के थ्रू बहुत अमाउंट में। ठीक है, जिससे कि स्टोन भी उसके प्रेशर से बाहर निकल के आ जाता है, यूरेटर से पास डाउन हो जाता है। स्मॉलर स्टोन्स जो कि लेस देन 0.5 सेंटीमीटर के होते हैं, वो यूरेटर में आ जाते हैं बहुत इजीली, सिचुएटेड होता है, ऐसे बोला यूरेटर में उनका
आप कह सकते हो कि आपको मेनली यूरेटर के अंदर वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन दिस टेक्निक फर्स्ट the antispasmodic drug should be given followed by intravenous fluid with diuretics intravenously। सबसे पहले आपने पेशेंट को एंटीस्पास्मोडिक ड्रग दे दी। एंटीस्पास्मोडिक ड्रग देने के बाद उसे आईवी फ्लूइड चढ़ाना होता है डायूरेटिक के साथ। ठीक है, एंड देन अबाउट 3 to 4 लीटर फ्लूइड आपने उसको दिया इंटरवेनसली, एंड पोटेशियम उसे ओरली दिया जाता है ताकि लॉस कंपनसेट जो है उसे कराया जा सके, इस वजह से पोटेशियम भी उसे ओरली हम देते हैं। बाकी इसमें फ्लूइड कंटिन्यू दिया गया। अब जितना ज्यादा फ्लूइड जा रहा है उतना ज्यादा यूरिन पास आउट होएगा, किडनी में जाएगा फ्लूइड, तो उस वजह से जो ये यूरेटर होते हैं ये पास हो जाते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये होती है हाइड्रोथेरेपी। ये हमने मेनली देखे जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट थे। कुछ हमारे नॉन ऑपरेटिव मैकेनिकल मेथड्स भी आते हैं, मतलब कि इनमें ऑपरेशन नहीं ऐसे होता है सच, मतलब कि आपको इंसिजन ये सब नहीं इतना करना होता, तो उसमें आता है अल्ट्रासोनिक लिथोट्रिप्सी। अल्ट्रासोनिक लिथोट्रिप्सी में क्या होता है, अल्ट्रासोनिक ये एफिशिएंट अल्ट्रासोनिक लिथोट्रिप्सी रिक्वायर अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द फ्लो ऑफ इरिगेशन एंड द सक्शन अप्लाइड टू द अल्ट्रासाउंड प्रोब। बोल रखा है इसमें एक प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करना होता है, जितना आप फ्लो इरिगेशन का जो भी फ्लो होगा उसके में, और जितना आप अल्ट्रासाउंड प्रोब की हेल्प से जो भी सक्शन कराएंगे उसके, तो इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। ड्यूरिंग अल्ट्रासोनिक लिथोट्रिप्सी द स्टोन should be trapped between the probe and the यूरोथीलियम। बोला गया है जब आप अल्ट्रासोनिक लिथोट्रिप्सी कर रहे होते हैं तो स्टोन जो होता है वो ट्रैप हो जाता है प्रोब के बीच में और यूरोथीलियम के बीच में। द एप्लीकेशन ऑफ अ जेंटल प्रेशर टू द स्टोन एनहेंस द फ्रेगमेंटेशन। बोला गया है अगर फिर आप उस पर जेंटल प्रेशर अप्लाई करेंगे तो स्टोन जो है वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा। तो अल्ट्रासोनिक लिथोट्रिप्सी में मेनली क्या करा जा रहा है, फ्लो ऑफ इरिगेशन और अल्ट्रासाउंड प्रोब के थ्रू जो सक्शन अप्लाई किया जा रहा है उनके बीच में एक बैलेंस मेंटेन करा जाता है, जिसमें स्टोन को ट्रैप कर लिया जाता है एक प्रोब और यूरोथीलियम के बीच में, एंड देन जेंटल प्रेशर से उस स्टोन को तोड़ दिया जाता है। तो ये होता है हमारा अल्ट्रासोनिक लिथोट्रिप्सी। नेक्स्ट देखिए, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी जिसे हम ESWL भी कहते हैं, ये हमें कब करनी होती है, आफ्टर सिस्टोस्कोपी। सिस्टोस्कोपी के बाद आपने सिस्टोस्कोपी करी, अंदर आपने घुसाया स्कोप, सिस्टोस्कोप घुसाने के बाद यूरेट्रिक स्टंट। ठीक है, यूरेट्रिक स्टंट मतलब डबल जे स्टंट इसमें मेनली यूज करते हैं, जिसे हम प्लेस करते हैं यूरेटर में, इनटू यूरेटर हमने डाला ऑन द साइड ऑफ अ लार्ज रीनल स्टोन, जहां मतलब लार्ज रीनल स्टोन है उधर हमने पास करा। फिर शॉक वेव वहां से जनरेट करी जाती है, कितनी 500 से 1500 शॉक वेव हम जनरेट करते हैं जो कि स्टोन को ब्लास्ट करवा देता है। अब स्टोन छोटे छोटे हो गए तो स्टोन जो होते हैं वो बहुत इजीली जहां से हमने स्टेंट घुसाया है उस साइड से वो बाहर निकल के आ जाता है। स्मॉल स्टोन्स कैन रिमूव विदाउट प्रायर क्रशिंग, उन्हें फिर दोबारा और क्रश करने की नीड नहीं होती, वो स्मॉल स्टोन बहुत इजीली फिर पास ऑन हो जाता है। मीनिंग शॉक के थ्रू आपने इधर क्या करा है, स्टोन को ब्लास्ट करवाया। ठीक है, और क्या आपने सिस्टोस्कोपी के बाद यूरेट्रिक स्टंट अंदर प्लेस कराया यूरेटर में। ठीक है, जिसकी वजह से वहां पे शॉक गए, शॉक के थ्रू उसके बाद वो ब्लास्ट हुए, ब्लास्ट होने के बाद वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गए, एंड देन वो बाहर आ गए, कम आउटसाइड फ्रॉम द साइड ऑफ द स्टेंट, जहां पे आपने जिस साइड से स्टेंट को डाला था उसी साइड से वो बाहर निकल के आ गए। बट इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी हैं, ये किन में नहीं कराना है, तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आप छोड़ भी सकते हैं कि इतना कंपल्शन नहीं है। जैसे कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, यूरेट्रिक स्ट्रिक्चर्स हो गए, लार्ज स्टोन्स हो गए, इनमें ये मेनली नहीं कराते हैं। ठीक है, अगर ओबेसिटी है जहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा स्टोन कहाँ है, उनमें नहीं कराओ। पेस मेकर अगर किसी को लगाया तो शॉक वेव्स दोगे तो इश्यू हो सकते हैं, तब मत कराओ। तो इन केसेस में ये नहीं कराते हैं मेनली। कुछ इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी दे रखी हैं। ठीक है, बोल रखा है कि स्टोन फ्रेगमेंट से रिलेटेड आपको कुछ है, एक तो पेन हो सकता है पूरी तरीके से ना टूटे। ठीक है, तो ये स्टोन फ्रेगमेंट से रिलेटेड आ गए। शॉक वेव की वजह से आपको स्किन पे ब्रूजिंग, पेरिरीनल हैमरेज, हीमाटोमा, पेंकेटाइटिस, यूरोसेप्सिस ये सब भी मिल सकता है। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। नेक्स्ट इसमें जो आता है वो आता है यूरेट्रिक कैथेटराइजेशन एंड डीजे स्टेंटिंग। यूरेट्रिक कैथेटराइजेशन और डीजे स्टेंटिंग में क्या बोला गया है, कैलकुलस अगर छोटा है 0.5 सेंटीमीटर का डायमीटर में, तो उसे किसी यूरेटर के किसी भी पार्ट में अरेस्ट हो रखा होता है। ठीक है, और वो कहाँ पे बोल रखा है कि कहीं पे भी अरेस्ट है, तो उस केस में हम यूरेट्रिक कैथेटराइजेशन करा सकते हैं। ठीक है, कैथेटर लगा के यूरेटर के थ्रू हम उसे बाहर निकाल सकते हैं, पास करा सकते हैं। ठीक है,
और उसके बाद एक डॉर्मिया बास्केट आती है। बोला गया है ये एक तरीके, इसमें हमें तब यूज करना होता है जब यूरेटर के लोअर थर्ड में कैलकुलस होता है, उस कंडीशन में हम इसे यूज करते हैं। पासेज ऑफ दैट बास्केट, इसमें एक बास्केट को इस तरीके से आप देख रहे होंगे इमेज में, आपने इसको क्लोज बास्केट को अंदर प्लेस करवाया, एंड देन उसको अंडर एक्सरे आप मॉनिटर करेंगे, ठीक है, कंट्रोल करेंगे ताकि कोई इंजरी ना हो, और इसको फिर ओपन कर दिया जाता है, और इस बास्केट्स के थ्रू ही फर्स्ट केस में स्टोन जो है वो कहाँ बाहर निकाल लिया जाता है। ये होता है डोरमिया बास्केट। तो यहाँ पे हमने जो तरीके हैं स्टोन को निकालने के वो देखे, ESWL देखा, लिथोट्रिप्सी देखी, यूरेट्रिक कैथराइजेशन, डिजेस्टेंटिंग देखी, डॉर्मिया बास्केट देखी, ठीक है। तो ये हमारे कुछ नॉन ऑपरेटिव मैकेनिकल मेथड्स हैं, वो हम कवर कर रहे हैं। एक आता है यूरेट्रोरिनोस्कोपी, URS, यूरेट्रोरिनोस्कोपी। ये प्रोसीजर भी स्टोन्स को यूरेटर से रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। आपको जस्ट नेम पता होने चाहिए बाकियों के। PCNL भी एक इंपॉर्टेंट है, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी। परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी, PCNL में क्या बोला गया है कि रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी इज डन व्हेन द स्टोन इज लोकेटेड इन द पेल्विस ऑफ द किडनी। रीनल पेल्विस में अगर हमारे स्टोन है, ठीक है, तब हम रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी कराते हैं। एक छोटा सा 1 सेंटीमीटर का इंसिजन हम लॉइन रीजन पे लगाते हैं, एंड वहां से हमने जो परक्यूटेनियस नेफ्रो लिथोटोमी के लिए जो निडल है ना, उसको हमने क्या कराना है, इंट्रोड्यूस कराना होता है किडनी ऑफ द पेल्विस, सॉरी, पेल्विस ऑफ द किडनी में, एंड इज कंफर्म बाय फ्लूरोस्कोपी, और फ्लूरोस्कोपी से कंफर्म करना है यस स्टोन है। देन अ गाइड वायर इज पास थ्रू, और ये देखना है कि यस वो निडल जो है वो रिनल पेल्विस में पहुंच गई या नहीं। अब एक गाइड वायर की हेल्प से थ्रू द निडल इनटू विच द पेल्विस ऑफ द, बोल रखा है एक गाइड वायर इज पास्ड थ्रू द निडल इनटू द पेल्विस ऑफ द किडनी। जो किडनी पेल्विस, किडनी पे हमारा जो पेल्विस है किडनी का, उसमें जो हमने निडल को इंसर्ट करा है उसमें से एक गाइडेड वायर को पास किया जाता है, ठीक है। निडल इज विथड्रॉन विद, और उसको निडल को फिर बाहर जब निकालते हैं तो उस गाइड वायर की हेल्प से ही निकालते हैं, ठीक है। बोला क्या गया, द निडल इज विथड्रॉन विद द गाइड वायर लेफ्ट विद इन द पेल्विस, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है कि पहले क्या करा, आपने उस निडल में वायर घुसा के अंदर निडल डाल दी, लेकिन अब क्या करना है, उस निडल को विड्रॉ कर लेना है, और वो जो गाइड वायर थी उसे पेल्विस में ही छोड़ देना है। आपने वो गाइड वायर छोड़ दी, निडल को बाहर निकाल लिया। डायलेटर्स आर पास्ड ऑन ओवर द गाइड वायर। अब डायलेटर्स को आपने क्या करना है, गाइड वायर के थ्रू पास करना होता है, एंड अ वर्किंग शीट इज इंट्रोड्यूस इनटू द पेल्विस, और एक वर्किंग शीट को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है पेल्विस में। अ नेफ्रोस्कोप इज पास्ड इनटू द पेल्विस इफ द स्टोन इज स्मॉल एंड कैन बी टेकन आउट। और नेफ्रोस्कोप को इंट्रोड्यूस करा के आप क्या कर सकते हैं, पेल्विस में घुसाएंगे नेफ्रोस्कोप को, स्टोन छोटा है तो उसको निकाल लेंगे। अगर बिग है, अगर स्टोन बड़ा है, तो उस केस में क्या करना है, आपने उसको क्रश करना है, अल्ट्रासाउंड प्रोब्स की हेल्प से फ्रेगमेंट्स को रिमूव कराना है, एंड अल्ट्रासाउंड न्यूमेटिक एनर्जी इज यूज फॉर फ्रेगमेंटिंग। और फ्रेगमेंट्स के लिए आप मेनली अल्ट्रासाउंड या फिर न्यूमेटिक एनर्जी का यूज कर सकते हैं। तो ये जो परक्यूटेनियस हमने नाम दिया है ये इसलिए दिया है क्योंकि ओवर द स्किन आप पहले इंसीजन लगा रहे हैं, एंड देन इंसीजन आपका लगने के बाद आप वहां से PCN निडल को इंट्रोड्यूस कराते हैं, और वहां से एक गाइड वायर को पास करते हैं निडल में से, ठीक है। और निडल में से जब पास कर लेते हैं तो बाद में आपको निडल को तो विड्रॉ करवा लेना है बाहर, लेकिन गाइड वायर को आपने क्या है, वहीं छोड़ देना है। अब उस गाइड वायर के थ्रू आपको डायलेटर्स एंटर कराने हैं और वर्किंग शीट को इंट्रोड्यूस कराना है पेल्विस में, ठीक है। फिर नेप्रोस्कोप की हेल्प से जो कि हम पास करते हैं पेल्विस में ही, वहां से आप अगर स्टोन छोटा है तो उसे बाहर निकाल लो, अगर बड़ा है तो उसको अल्ट्रासाउंड प्रोब की हेल्प से क्रश करवा के फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करके एंड देन उसे बाहर निकाल लेंगे। तो ये परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी होती है। इसकी भी कुछ कॉम्प्लिकेशन है कि हैमरेज हो सकता है, AV फिस्टुला बन सकता है, ठीक है, इन्फेक्शन हो सकता है, यूरेट्रल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, डैमेज हो सकता है एडजेसेंट हमारे जो भी ऑर्गन्स हैं उनमें डैमेज भी हो सकता है। तो ये कुछ हमारे नॉन ऑपरेटिव मेथड्स है जिनमें इतना ऑपरेटिव ऐसे अप्रोच की नीड नहीं होती है ज्यादा। अब कुछ जो ऑपरेटिव मेथड्स हैं वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने हैं। ऑपरेटिव मेथड्स में बोला गया कि रीनल कैलकुले को अगर रिमूव करना पड़ता है, मे नीड टू बी रिमूव बाय ऑपरेशन इफ दीज लाई इन किडनी। अगर वो किडनी में लाई कर रहे हैं उस केस में, और वो ब्लैडर में नहीं आ पा रहे हैं यूरेटर के थ्रू पास होके उस केस में, ठीक है। तो और कोई कॉम्प्लिकेशन भी हो रही है, हमें देखने को मिल रही है, तो उस केस में आपको रीनल कैलकुलाई को निकालना पड़ेगा ही। तो आप उसके लिए पाइलोलिथोटोमी करते हैं। पाइलोलिथोटोमी अगर एक्स्ट्रा रीनल पेल्विस में स्टोन है उनके लिए बेस्ट बताई गई है। इसमें आपको पोस्टीरियर सब कोस्टल इंसीजन लगाना होता है, मतलब लॉइन इंसीजन लगाते हैं किडनी को अप्रोच करने के लिए, एंड देन रीनल पेल्विस को ओपन करके स्टोन को रिमूव कर दिया जाता है, एंड देन फिर पेल्विस को क्लोज कर दिया जाता है। ड्रेन इज प्लेस्ड एंड वुंड इज क्लोज। वो ये कि ड्रेन जो भी है उसको निकलवा लिया, ड्रेनेज करवा लिया,
वुंड को क्लोज कर दिया और रीनल पेल्विस जो थी उसको मेनली इसमें ओपन करा है और उसके स्टोन को निकाला है। तो पाइलोलिथोटॉमी वही होता है, ठीक है। एक आती है एक्सटेंडेड पाइलोलिथोटॉमी। इसके अंदर क्या बोला है, इंसिजन हम जो करते हैं ना ऑन द हाइलम बिटवीन द पेल्विस एंड द किडनी ओवर द रीनल साइड्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस पाइलोलिथोटॉमी बता दीजिए, उसके बाद आप इनके ना नाम नाम बता दीजिए कि एक्सटेंडेड पाइलोलिथोटॉमी करा सकते हैं, नेफ्रोलिथोटॉमी करा सकते हैं, नेफ्रोपाइलोलिथोटॉमी करा सकते हैं, पार्शियल नेफ्रेक्टमी भी कर सकते हैं, बेंच सर्जरी कर सकते हैं और कोएगुलम पाइलोलिथोटॉमी कर सकते हैं। क्योंकि अप्रोच वहीं से लिख गई है, मेन आप जो है पाइलोलिथोटॉमी एक्सटेंड करके इनके ओनली नेम कर सकते हैं, लाइक एक्सटेंडेड पाइलोलिथोटॉमी, नेफ्रोलिथोटॉमी, नेफ्रोपाइलोलिथोटॉमी, पार्शियल नेफ्रेक्टमी, बेंच सर्जरी और कोएगुलम पाइलोलिथोटॉमी। ठीक है, तो ये मेनली आपको नाम करने हैं। एक आता है हमारा एनएट्रोपिक पाइलोलिथोटॉमी। ठीक है, एक कौन सा आता है हमारा एनएट्रोपिक पाइलोलिथोटॉमी। तो इनकी आपको बस क्या याद होने चाहिए, नेम्स पता होने चाहिए। अगर आपको सारे नाम भी याद नहीं होते तो यानी आप अपनी मर्जी के कोई भी 2-3 नाम याद कर सकते हैं। ठीक है, इंडिकेशन ऑफ अ सर्जरी। इंडिकेशन में क्या बोल रखा है, आप सर्जरी कब कराते हैं, जब आपके यूरेटर में स्टोन हो, स्टोन ही नहीं यूरेटर, और उसका साइज क्या है, मोर देन 5.5 सेंटीमीटर का है वो। ठीक है, डायमीटर में उसका साइज जो है 0.5 सेंटीमीटर से ज्यादा है और यूरेटर में स्टोन है, या फिर किडनी के फंक्शन इम्पेयर्ड हो चुके हैं, एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, और इम्पैक्टेड कैलकुलस, कोई कैलकुलस आपका एकदम फंसा हुआ है, उस केस में आप ये सर्जरीज जो है वो करवाते हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पे नेफ्रोलिथोटॉमी एक्सप्लेन करी गई है। इसमें करना क्या होता है, एक ये एक्सप्लेन करके आ जाइए पेपर में और बाकी का ओनली नाम लिख दीजिए। पोजीशन पहले तो उसको आपने लाई करवाना है जिस साइड पे वो हेल्दी है, मींस जिस साइड की किडनी अफेक्टेड है उसको ऊपर की साइड रखना है और दूसरी साइड पे उसे लेटा देना है। लाइक अगर उसके लेफ्ट साइड में किडनी है तो आपका उसको इस तरीके से लेटाना है कि उसका जो पोर्शन जो बेड पे टच हो रहा होगा वो हमारा अगर राइट साइड है ना, राइट साइड आपका किडनी पे स्टोन है, ठीक है, राइट साइड पे स्टोन है, तो आप लेफ्ट साइड बॉडी की टच हो रही हो बेड के साथ, ऐसे उसे लेटाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से लेटाना है जिस साइड उसकी हेल्दी है उस पोजीशन में। ठीक है, एनेस्थीसिया आप जनरल एनेस्थीसिया देंगे, इंसिजन ऑब्लिक इंसिजन लगाते हैं कहाँ पे, जस्ट अबव एन एंगल बिटवीन 12th रिब, जो आपकी 12th रिब के बीच में और जो इरेक्टर स्पाइनी मसल के बीच में जो एंगल बन रहा होता है ना, उसके जस्ट अबव आपने एक ऑब्लिक इंसिजन लगाना है। कहाँ पे लगाना है ये पॉइंट याद रखिए, जस्ट अबव द एंगल बिटवीन 12th रिब एंड लेटरल बॉर्डर ऑफ इरेक्टर स्पाइनी मसल। ठीक है, इंसिजन को नीचे की तरफ और फॉरवर्ड की तरफ आप क्या करेंगे, कैरी आउट करेंगे टुवर्ड द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। बोला गया उसे नीचे की तरफ और फॉरवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के तरफ ले जाते हुए इसको बढ़ाना है, इंसिजन को एक्सटेंड करना है। ठीक है, तो इंसिजन हमने देख लिया, स्किन सबक्यूटेनियस और मस्कुलर लेयर्स आपकी ओपन हो जाएंगी। एंड देन फिर जो प्रोसीजर मेनली आता है उसमें क्या होता है, मसल्स जो भी आपकी आ रही है, जो भी आपकी मसल्स आ रही हैं आर रिट्रैक्टेड टू एक्सपोज रेट्रोपेरिटोनियल फैट टिश्यू। बोला है कट मसल्स, द कट मसल्स आर, जो भी आपकी कट मसल्स आ रही हैं उनको आपने रिट्रैक्ट करना है ताकि आप रेट्रोपेरिटोनियल फैट टिश्यू को एक्सपोज कर सके। ठीक है, तो मसल्स को रिट्रैक्ट करा गया ताकि आप रेट्रोपेरिटोनियल फैट टिश्यू को रिट्रैक्ट कर सके, एक्सपोज कर सके, सॉरी। एंड द फैट टिश्यू आर सेपरेटेड बाय अ ब्लंट डाइसेक्शन, यहाँ पे ब्लंट आएगा। तो बोला गया है फैट टिश्यू को आपने सेपरेट कर लेना है ब्लंट डाइसेक्शन के थ्रू, मतलब गॉस पीस का यूज करते हुए उसे साइड कर दिया। रीनल फेशिया को देन आपने इंसाइज करना है ताकि आप किडनी देख सकें। ठीक है, एंड देन एड्रिनल ग्लैंड को आपने सेपरेट कर देना है फिंगर की हेल्प से। कैलकुलस इज पाल्पेटेड और कैलकुलेट को पाल्पेट करके उसी के ऊपर जस्ट आप क्या करेंगे, इंसिजन लगाएंगे और कैलकुलस को बाहर निकाल लेंगे। टोटल हीमोस्टेसिस को आप अचीव करेंगे, जो भी मार्जिन आपने कट किया उन्हें सूचर करके क्लोजर कर देंगे। सक्शन ड्रेनेज ट्यूब जो भी है उसके थ्रू सक्शनिंग करवा लेंगे सारी ड्रेनेज की। ठीक है, जो भी ड्रेन हो रहा होगा उसको निकलवा लिया, क्लोजर कर दिया और मार्जिन पे सूचरिंग भी कर ली, तभी तो क्लोज हुआ, हीमोस्टेसिस मेंटेन करी। तो इसमें मेन क्या आपको याद रखना है कि आपको ये याद रखना है कि जो भी फैट टिश्यू थे उसको इस तरीके से हमने क्या करा, एक्सपोज करा सबसे पहले, एंड देन उसे गॉस पीस की हेल्प से सारा फैट टिश्यू साइड कर दिया। फैट टिश्यू का साइड करने के बाद आपने जो आपको रीनल फेशिया दिखेगा वहां पे इंसिजन लगाना है ताकि आपको किडनी दिख सके। ठीक है, जो आपका एड्रिनल ग्लैंड है उसको भी आप फिंगर की हेल्प से सेपरेट कर लीजिए, मेन आपका फोकस किडनी पे होना चाहिए। एंड देन जो भी कैलकुलस आपको वहां पे फील होगा किडनी में, जहां पे आपको वो पाल्पेट हो रहा होगा वहीं पे आपको इंसिजन लगाना है और उसे बाहर निकाल लेना है। दैट्स इट। एंड देन हीमोस्टेसिस अचीव करी, सूचरिंग करी, यही सब करना है और उसके बाद लेयर्स को क्लोज कर दिया।
ठीक है। अब देखो मैनेजमेंट ऑफ बाइलेटरल रीनल कैल्कुलाई। अगर बाइलेटरल रीनल कैल्कुलाई है, दोनों तरफ है, तो क्या यूजली द किडनी विद बेटर फंक्शन इज ट्रीटेड फर्स्ट। जिसका बेटर फंक्शन है पहले उसे ठीक करेंगे। ऑब्वियसली ये तो कॉमन है, आप जो पहले बेटर फंक्शन करिए आप उसे एट अ टाइम जल्दी सही कराएंगे ना, ताकि बाद में जब आप दूसरा करें तो उसके आपकी जो बॉडी है वो उसके ऊपर रिलाई कर सके, जो दूसरी वाली किडनी है बेटर फंक्शन कर रही थी वो ठीक हो जाए और उस पर रिलाई हो सके, उसकी हीलिंग जल्दी होगी। तो वही बोला, यूजली द किडनी विद बेटर फंक्शन इज ट्रीटेड फर्स्ट, द ऑपरेशन ऑन द कॉन्ट्रालेटरल साइड बिगेन डिले फॉर 2 और 3 मंथ। एक किडनी का ऑपरेशन होने के बाद आपको जो दूसरी किडनी जो अफेक्टेड है उसका ऑपरेशन 2 से 3 महीने बाद करना होता है। कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। इफ देयर वन किडनी इज मोर पेनफुल सजेस्टिंग एज एन ऑब्स्ट्रक्शन और देयर इज पाइलो आएगा, पायोनेफ्रोसिस इज वन ऑफ किडनी, दिस इज मस्ट बी ड्रेन बाय पीसीएनएफ। देखिए क्या बोला हुआ है, कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे कि अगर आपकी कोई किडनी में बहुत ज्यादा आपको पेन हो रहा है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि वहां कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है, ठीक है, हाइड्रोनेफ्रोसिस या पायोनेफ्रोसिस वहां पे मिल रही है, तो उस केस में आपको वो किडनी को ही पहले ट्रीट करना पड़ेगा, ऐसा बोला गया है। ठीक है। तो मेनली वैसे कि कौन सी किडनी को करना है, जिसका बेटर फंक्शन है, बट कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं। तो यहाँ पे हमने रीनल कैल्कुलाई का क्या देखी, मैनेजमेंट कवर करी। ऑपरेटिव में हमारे कौन कौन से आए, एक नेफ्रोलिथोटॉमी आपको एक्सप्लेन करनी है, बाकी आपने सबके नेम कर लेने हैं। एक पाइलोलिथोटॉमी भी आप पाइलोलिथोटॉमी भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़ी सी, और बाकियों के आप जस्ट नेम कर लीजिए। और उससे ऊपर हमने क्या पढ़ा, जो हमारी नॉन ऑपरेटिव थे, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद इनके आप नेम भी कर सकते हैं, यूरेट्रोरिनोस्कोपी हो गया, डोर्मिया बास्केट हो गया, ये भी इजी एक्सप्लेन करना, वो कर लीजिए। यूरेट्रिक कैथेराइजेशन लीजिए, स्टंट ये देख लीजिए एक बार थोड़ा सा। बाकी जो एक और इम्पॉर्टेंट है वो है ESWL। ठीक है, एक्स्ट्रा कॉर्पियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। और उससे ऊपर हमने अल्ट्रासोनिक लिथोट्रिप्सी देखी। और उससे ऊपर तो हमने जो देखी हाइड्रोथेरेपी, कीमोलाइसिस, जनरल मेजर्स, ये हमने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के अंदर कैरी आउट करा। तो यहाँ पे रीनल कैलकुलस की जो मैनेजमेंट थी वो हमने कंप्लीट करी। हमने स्टोन्स के टाइप्स देखे, इटियोलॉजी, ये सारी चीज भी हमने यहाँ पे कवर करते हुए रीनल कैलकुलस जो है वो टॉपिक हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट जो हमें इसमें पढ़ना है वो आता है यूरेट्रिक कैलकुलाई। तो यूरेट्रिक कैलकुलाई क्या होता है, बोला गया है यूरेट्रिक कैल्कुलाई में जब हमारा स्टोन जो है ना वो किडनी के पेल्विस से होता हुआ बाहर निकल के यूरेटर में कहीं आके, क्या जहाँ पे यूरेटर में नैरोइंग आती है कहीं कहीं पे, तो वहां पे फंस जाता है, तो उसे हम यूरेटर स्टोन कह दे रहे हैं। तो वो यूरेट्रिक कैल्कुलाई कहाँ कहाँ आपको मिल सकता है, देखो वो आपको पेल्विक यूरेट्रिक जंक्शन पे मिल सकता है, मतलब कि जो रीनल पेल्विस है उसका और यूरेटर का जो जंक्शन है वहां मिल सकता है। ठीक है। जहाँ पे इलियक आर्टरी क्रॉस हो रही हो वहां मिल सकता है, वासा डिफरेंस जहाँ क्रॉस कर रही हो वहां मिल सकता है, जहाँ पे एंट्री की साइड हो, मतलब कि ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरेटर एंटर हो रहा होता है उस साइड पे मिल सकता है, या यूरेट्रिक ओरिफिस जो होते हैं वहां पे भी मिल सकता है। तो ये कुछ साइट्स हैं जहाँ पे आपको यूरेट्रिक कैल्कुलाई मिल सकता है, ये आपको पता होनी चाहिए। कुछ क्लिनिकल फीचर्स दे रखे हैं, जैसे कि पेन मिलेगा। ऑब्वियसली पेन आपको मिलेगा जो आपके लोइन से होता हुआ ग्रोइन रीजन पे जाता है, मतलब कि आपके आगे से पीछे की तरफ या पीछे से आगे की तरफ जाता है। ठीक है। ऑफन टू द टिप ऑफ द जेनिटलियास टेस्टिस इन मेल्स, लेबिया मेजोराइन, और आपकी जो टिप्स हैं जेनाइटल्स की, जो आपकी टिप्स होती है ना वहां तक ये जा रहा होता है पेन। ठीक है। इट इज सीवियर इन इंटेंसिटी, इंक्रीज विद एक्सरसाइज, और अपेंडिसाइटिस, पॉलिसिस्टाइटिस, ओवेरियन या ट्यूबल पैथोलॉजी, इनमें जो पेन होता है ना वो भी ऐसा ही पेन होता है। तो इसके साथ ये मिमिक करता है। ठीक है। तो आप कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं, ये सारे इसके DD हो गए, एक तरीके से डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो गए। ठीक है। नोजिया, वॉमिटिंग, स्वेटिंग भी मिल सकती है पेन की वजह से, हिमैट्यूरिया, डिस्यूरिया, फ्रीक्वेंसी, स्ट्रेंगुरी ये मिल सकता है, टेंडरनेस भी मिल सकती है रीनल एंगल पे। ठीक है। इलियक फोसा और रीनल एंगल पे आपको टेंडरनेस भी फील हो सकती है। तो कॉमन सिम्टम्स ही रहेंगे जो हमने ऊपर देखे कैलकुलस में, वो ही यहाँ पे भी रहेंगे। तो यहाँ पे हमने क्लिनिकल फीचर्स देखे। अब इस केस में आपको अगर इन्वेस्टिगेशन करानी है तो आप क्या इन्वेस्टिगेशन करा सकते हैं, ऑब्वियसली यूरिन चेक करेंगे, अल्ट्रासाउंड करा लेंगे, CT करा लेंगे, एक्सरे के यू भी करा लेंगे, रेडियो पिक स्टोन्स आपको इजीली दिख जाएंगे, IVU करवा सकते हैं, और ब्लड यूरिया, सीरम क्रेटिनाइन, कैल्शियम और यूरिक एसिड के लेवल्स को भी आप चेक करा सकते हैं। ठीक है। और जो IVU आप कराते हैं उसमें आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस, हाइड्रोयूरेटर है, वो सारी चीजें भी आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है। इससे ज्यादा इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आता भी बहुत कम है। और इसकी जो मैनेजमेंट आपने करानी है वो क्या करानी है,
मैनेजमेंट में क्या देखो, प्लेंटी ऑफ वाटर ओरली बोला हुआ है कि आपने क्या करना है, पानी बहुत ज्यादा पीना है ताकि यूरेटर में है तो इजीली निकल सके। डायूरेटिक्स दे सकते हैं, ओरल फ्लूसिमाइड दे दिया ताकि स्टोन फ्लश आउट हो सके, बाहर निकल सके। एंटीबायोटिक्स दे दो कि कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। स्पाज्मोडिक दे दो ताकि उसको पेन को रिलीफ मिल जाए। आईवी फ्लूइड चढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है। तो आप आईवी फ्लूइड जो है 1.5 से 2 लीटर तक आईवी फ्लूइड आप उसे चढ़ा सकते हैं। इंजेक्शन दे सकते हैं फ्यूरिसिमाइड का 60 to 80 mg, 60 to 80 mg दे सकते हैं। और ये 3 to 5 डेज आप लगातार देंगे तो उसका कई बार जो यूरेटर से स्टोन है वो निकल जाता है। उसके अलावा सर्जिकल कुछ इंटरवेंशन हैं जो आप करा सकते हैं यूरेट्रिक स्टोन्स के केस में। तो वो सर्जिकल इंटरवेंशन ना अलग अलग डिपेंड करती है कि कहाँ पर स्टोन है। अगर आपका जो स्टोन है वो अपर थर्ड में है, मतलब कि जो अपर थर्ड पार्ट होता है यूरेटर का वहां पे है, तो आप वहां पे ESWL करा सकते हैं, जो हमने ऊपर देखा। स्टोन को पुश करा जाता है इनटू द पहले रीनल पेल्विस में, स्टोन को धक्का देके पुश करा गया एंड देन PCNL वाली अप्रोच कर ली गई, ठीक है। PCNL कर दिया गया, ठीक है। एंड देन ये अलग अलग मेथड है, ESWL से निकाल लो या फिर पहले स्टोन को पुश कर दो रीनल पेल्विस में, देन PCNL करा लो, ये करा सकते हो। वरना यूरेट्रो रीनोस्कोपी स्टोन रिमूवल करा सकते हो। यूरेट्रोस्कोप को इंसर्ट करा के स्टोन को विजुअलाइज करेंगे, उसको हम ब्रेक करके या स्टोन को फ्रेगमेंटेड करके उसे हम क्या कहते हैं, उस पे न्यूमेटिक बोम्बार्डर के थ्रू उसको एक्सट्रैक्ट, मतलब यूरेट्रोस्कोप के थ्रू ही बाहर निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, यूरेट्रो रिनोस्कोपी स्टोन रिमूवल जिसके अंदर हमने स्टोन को यूरेट्रोस्कोप की हेल्प के थ्रू निकाला, बस इतना भी मेंशन कर दीजिए, दैट्स इट, ठीक है। एंड देन कॉम्प्लिकेशंस जो आती है इसमें, कई बार यूरेटर का परफोरेशन देखने को मिल सकता है या फिर यूरिन का एक्स्ट्रा पेरिटोनियल लीकेज देखने को मिल सकता है, ब्लीडिंग भी मिल सकती है। और ओपन यूरेट्रोलिथोटोमी आपको करनी पड़ेगी अगर बहुत ही सीवियर केस है या नहीं हो पा रहा है इन कंडीशन से, तो आप लोइन इंसिजन लगा के ओपन यूरेट्रोलिथोटोमी भी कर सकते हैं। यूरेट्रोलिथोटोमी ओपन, इसमें इंसिजन लगेगा डायरेक्ट, तो ये तो थोड़ा वो हो गया, मतलब आप कह सकते हो रिस्की हो गया, एक तरीके का बड़ा एक ऑपरेशन हो गया, बट ये हमारे शॉर्टर अप्रोच है जो हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बोला है कि अगर मिडल थर्ड है, जैसे यूरेटर है इसके अपर थर्ड में है, तो हमने क्या करना है, वो हमने देख लिया। अब हम मिडल थर्ड का देखेंगे, ठीक है। एंड देन हम लोअर थर्ड का देखेंगे। तो पहले अगर बोला है मिडल थर्ड है तो URS जो हमने ऊपर देखा वो यहाँ पे भी करा सकते हैं, और ओपन यूरेट्रोलिथोटोमी भी यहाँ पे हम करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ESW और PCNL नहीं कराएंगे। और लोअर के केस में क्या कराना है, URS जो हमने अभी देखा ऊपर भी, वो हम यहाँ करा रहे हैं। ओपन यूरेट्रोलिथोटोमी तो करा ही सकते हैं। यहाँ पे एक आपका डोर्मियो बास्केटिंग भी हम करा सकते हैं। हमने ऊपर पढ़ा था डोर्मियो बास्केट के बारे में कि अगर लोअर पार्ट में हमारा स्टोन होता है तो हम उसको बास्केट की हेल्प से पास करके, बास्केट को बंद करके हम पास करते हैं एंड देन ओपन करके उसमें स्टोन को हम क्या कर लेते हैं, फंसा लेते हैं और स्टोन को बाहर निकाल लेते हैं। तो वो लोअर केस में होता है, इसलिए डोर्मियो बास्केट इसमें आता है। यूजिंग अ सिस्टोस्कोप, आप जनरल एनेस्थीसिया देके सिस्टोस्कोप को इंट्रोड्यूस करा के यूरेट्रिक मियोटोमी भी करा सकते हैं, ठीक है। अगर स्टोन इम्पैक्ट हो गया है, एक ऑरिफाइस यूरेटर का कोई ऑरिफाइस है, ओपनिंग है, वहां पर अगर स्टोन हमारा क्या है इम्पैक्ट हो गया है, तो उस केस में आप GA देंगे और सिस्टोस्कोप की हेल्प से निकाल लेंगे। इसमें आपको ऑरिफिस को थोड़ा सा कट करना होता है अपर और लेटरल एस्पेक्ट में, एंड देन आप उसको स्टोन को इजीली बाहर निकाल सकते हैं। तो ये स्टोन इन लोअर थर्ड यूरेटर में होगा तो हम क्या करेंगे वो बताया है। तो यहाँ पे हमने यूरेटर में अगर कैलकुलस है, यूरेट्रिक कैलकुलस है, तो हमें क्या मैनेजमेंट करनी है वो देखना है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, 5 मार्क्स से ऊपर ये आता नहीं है ज्यादा। इन्वेस्टिगेशंस और 2-4 पॉइंट आप क्लिनिकल फीचर्स के लिखेंगे और होता क्या है ये बताएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो यूरेट्रिक कैलकुलाई है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट डिजीज, ट्यूमर, ट्यूमर ऑफ किडनी। तो क्या बोला गया है, ट्यूमर ऑफ किडनी को हमने 2 पार्ट में बांटा, बिनाइन और मैलिग्नेंट। बिनाइन ट्यूमर्स बहुत ही रेयर होते हैं, और जो किडनी में हमें देखने को मिलते हैं बिनाइन ट्यूमर्स, वो कौन कौन से हैं, एडिनोमा और एंजियोमायोलाइपोमा, जिसे हम हेमाटोमा भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एडिनोमा की, तो एडिनोमा में क्या बोला है, मोस्ट कॉमन होता है, मेल्स में ज्यादा होता है। अराइज कहाँ से हो रहा है, ट्यूबुलर एपिथेलियम से, और इसका जो साइज होता है वो <5 mm होता है। और ये एनकैप्सुलेटेड ट्यूमर है, और इसमें जो सिम्टम्स हैं वो नहीं दिखते, ये एसिम्टोमेटिक है। तो एक और बार देखते हैं, बिनाइन ट्यूमर जो है किडनी का वो पहला कौन सा है, एडिनोमा, जो कि मोस्ट कॉमन है, मेल्स में ज्यादा मिलता है, और ट्यूबुलर एपिथेलियम से अराइज होता है, और इसका साइज <5 mm होता है। एनकैप्सुलेटेड ट्यूमर है, और इसमें जो सिम्टम्स हैं वो नहीं मिलेंगे, ये एसिम्टोमेटिक होता है।
नेक्स्ट है एंजियोमायोलाइपोमा। तो इसमें क्या बोला है, इसमें फैट वेसल्स एंड स्मूथ मसल्स ये तीनों चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं। और कई बार ये क्या, अब फैट है, वेसल और स्मूथ मसल्स आ रही हैं, तो वेसल्स की वजह से यहाँ पर कई बार हैमरेज देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हमने बिनाइन वाला कंप्लीट कर लिया। जो अब मेन इंपॉर्टेंट है वो है हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर के अंदर जो हमने कवर करने हैं वो आते हैं हमारे एडिनोकार्सिनोमा मतलब कि रीनल सेल का कार्सिनोमा, और विल्म्स ट्यूमर मतलब कि नेफ्रोब्लास्टोमा। ठीक है, इसका अदर नेम है ये, आप चाहे नेफ्रोब्लास्टोमा लिख लीजिए, चाहे विल्म्स ट्यूमर लिख लीजिए, चाहे यहाँ पे आप एडिनोकार्सिनोमा लिखो, चाहे आप रीनल सेल कार्सिनोमा लिखें। ठीक है, तो इनके बारे में क्या बोला है, ये हमारा मोस्ट, पहले हम देखेंगे एडिनोकार्सिनोमा मोस्ट कॉमन ट्यूमर है। ठीक है, और इसको हम रीनल सेल कार्सिनोमा भी बोलते हैं, हाइपरनेफ्रोमा भी बोलते हैं, ग्रेविड्स ट्यूमर भी बोलते हैं, और इंटरनिस्ट ट्यूमर भी बोलते हैं। और ये मेल्स में ही मिलेगा, और 40 और 60 की एज में ये मोस्टली हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये सब ये आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन आपको नाम पता होना चाहिए। ठीक है, दिस ट्यूमर इज ऑल्सो नोन एज एम्ब्रियोमा, विल्म्स में बोल रहे हैं, और एडिनोमायोसार्कोमा। ठीक है, ये अराइज होता है एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू से, जिसमें एपिथेलियम कनेक्टिव टिश्यू ये सब होते हैं, वहां से ये अराइज होता है। ये हाईली मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो कि बच्चों में देखा जाता है, और कॉमन इन फर्स्ट 4 ईयर ऑफ लाइफ, मतलब कि जब बच्चा 4 साल का होता है ना, तो वो 1 to 4 ईयर लाइफ में ये मिलता है। The tumor is composed of epithelial, mesothelial elements, thus it may contain bone, cartilage, muscles, etc. बोल रखा है कि इस ट्यूमर में एपिथेलियल, मेसोथेलियल ऐसे एलिमेंट इन्वॉल्व है, तो इसके अंदर बोन, कार्टिलेज, मसल्स ये सारी चीजें भी इन्वॉल्व होती हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नेफ्रोब्लास्टोमा मींस इमैच्योर एम्ब्रियोनिक टिश्यू जो होता है उसके लिए डिनोट किया जाता है, तो इसको नेफ्रोब्लास्टोमा कह रहे हैं। द रीनल pelvis इज नॉट इन्वेडेड बाय द ट्यूमर, मीन्स कि जो रीनल पेल्विस है किडनी में, वो इसमें इन्वेड नहीं, मतलब कि ट्यूमर उसे इन्वेड नहीं करता, उसके अंदर नहीं जाता है, इसलिए यहाँ पे हिमैट्यूरिया आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ओवरव्यू लिया दोनों ही कार्सिनोमा का। अब हम इसकी ईटियोलॉजी देखते हैं। ईटियोलॉजी जो है वो क्या बता रखी है कि क्रॉनिक सिस्टिक डिजीज होने की वजह से, क्रोमोसोमल डिफेक्ट्स की वजह से, कैडमियम एक्सपोजर की वजह से, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से, कॉफी ज्यादा पीने की वजह से, इन सब की वजह से आपको देखने को मिलेगा। साथ में इन्होंने बोला है कंजेनाइटल एक डिजीज होती है, बोन हिप्पल लिंडाउस डिजीज। ठीक है, ये 6 C's आपने देखने हैं, कब आपको एडिनो कार्सिनोमा है तब, तो ये 6 C's आपकी क्या हो सकती है, ईटियोलॉजी हो सकती है। ठीक है, पैथोलॉजी की बात करी जाए तो बोल रखा है एडिनोकार्सिनोमा में ये लार्ज साइज अटेन कर लेता है, और कहाँ पे, अपर पोल पे, मोस्टली जो हमारा किडनी है उसके अपर पोल पे मोस्टली अटेन करेगा, और कई बार लोअर पोल पे भी। ठीक है, और मिडल मिडल पार्ट जो है वहां पर बहुत ही रेयर होता है। ठीक है, ऑन द आउटर सरफेस इट इज होमोजीनस, बोल रखा है आउटर सरफेस पे देखेंगे तो होमोजीनस मिलेगा, येलो इन कलर होता है, क्योंकि इस पे क्या हो जाते हैं, लिपिड्स की डिपोजिशन हो जाती है, ड्यू टू पोजिशन ऑफ लिपिड्स या डिपोजिशन ऑफ लिपिड्स, तो ये येलो कलर का हो जाता है। आगे चलते हैं, आगे क्या बोला हुआ है, अ फ्यू हेमोरेजिक एरिया आर कॉमन इन ट्यूमर, क्योंकि ये वेस्कुलर है, इसमें वेसल्स इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे आपको हेमरेज भी मिलेगा, ये बोल रखा है। बस इतनी ही पैथोलॉजी है इसकी। तो एक और बार देखो, लार्ज साइज अटेन करेगा, अपर पोल में मिलता है, कई बार लोअर पोल में भी मिलेगा, लेकिन कॉमनली अपर पोल में, और मिडिल में तो बहुत ही रेयर है। आउटर सरफेस होमोजीनियस और येलो कलर का होता है, और हैमरेज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये हमने पैथोलॉजी कवर की। अब देखते हैं कि इसका स्प्रेड कैसे होता है ट्यूमर का। तो बोल रखा है कि लोकल स्प्रेड, तो आसपास के जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं लाइक कोलोन, पेनक्रियाज, लीवर, ड्यूडेनम, वहां से भी स्प्रेड हो सकता है। ब्लड स्प्रेड, ठीक है, रीनल वेन जो होती है वहां से ये आ सकता है ट्यूमर। ठीक है, द ट्यूमर एंटर इनटू द रीनल वेन as proliferating tumor which extend into the IVC. It spread to the lungs, cause cannonball appearance in the lungs. ठीक है, occasionally secondaries occur in bone and liver and brain, or left testicular vein which drain into the left renal vein may get be blocked by proliferating tumor resulting in left side varicocele. देखिए क्या बोला हुआ है कि ये ब्लड के थ्रू एक तो स्प्रेड हो सकता है, पहले ये बताया। ठीक है, स्प्रेड, उसके बाद बोला लंग्स पे भी ये जा सकता है, अब किडनी में हो गया, लंग्स में भी जा सकता है, वहां पे कैनोन बेल अपीयरेंस कर सकता है। इतना आपको जरूरी नहीं है, आप खाली ब्लड स्प्रेड भी है ये लिख देंगे काफी है। ठीक है, आगे इन्होंने बोला है कल को ये आगे बोन, लिवर, ब्रेन तक भी जा सकता है, एंड
बोल रखा है कि लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन जो होती है ना, वो भी हमारी लेफ्ट वेन में आके ड्रेन हो रही होती है। तो कई बार क्या होता है, ये ब्लॉक हो जाती है इस ट्यूमर की वजह से ही, जिसकी वजह से आपको लेफ्ट साइड में वेरिकोसील भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये इन्होंने बता दिया कि ब्लड स्प्रेड हो रहा है, कहाँ कहाँ जा सकता है और क्या कर सकता है साथ में। नेक्स्ट इन्होंने बोला लिम्फेटिक स्प्रेड, तो वहां पे हाइलर लिम्फ नोड है, पैरा एओर्टिक लिम्फ नोड है, तो ये भी हमारे स्प्रेड करवा सकते हैं। ऐसा बोल रखा है कि इनके थ्रू भी हो सकता है। तो स्प्रेड क्या देखे हमने, लोकल, ब्लड और लिम्फेटिक। वहीं दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं, मेनली थ्रू ब्लड, मेन यहाँ पे ब्लड से ही है। ठीक है, इनटू द लंग, लिवर और रेयरली टू द बोन्स। बोल रखा है मेनली ये ब्लड के थ्रू जाता है लंग्स, लिवर और बोन्स तक। ठीक है, तो यहाँ तक ये स्प्रेड हो सकता है, ये बता दिया है। आगे चलते हैं क्लिनिकल फीचर्स पे। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे। अब आपने क्या देखा, पहले तो हिमैट्यूरिया यहाँ मिल सकता है क्योंकि हेमरेज हो रहा है। ठीक है, तो पेनलेस हिमैट्यूरिया, पेन यहाँ पे डल नेचर का होता है। ठीक है, देयर मे बी अ क्लॉट कॉलिक, मतलब यहाँ पे ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है जिसकी वजह से एक पेन जनरेट हो रहा है, इसलिए क्लॉट कॉलिक बोला गया है। और पाल्पेबल मास आपको मिल सकता है। ठीक है, जो कि आप रेस्पिरेशन करेंगे, हिलेंगे तो उस टाइम पे आपको फील होगा। और वो मास भी मोबाइल होता है, नॉड्यूलर होता है, हार्ड होता है। ठीक है, इतना काफी है। पायरेक्सिया में बोला है आपको फीवर मिल सकता है लो ग्रेड, हाइपरटेंशन मिल सकती है क्योंकि रेनिन की सिक्रेशन हो रही होती है ट्यूमर के थ्रू, तो इस वजह से रास सिस्टम में आपका क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकती है। और जनरल सिम्टम्स में अनीमिया, वेट लॉस, एनोरेक्सिया, लिथार्जी, ये सारी चीजें मिलेंगी। ओके, एंड कुछ हमारे मेटास्टेटिक सिम्टम्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो मेटास्टेटिक सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं, लंग्स में आपको कफ, डिस्पनिया, हाइपो हीमोपटाइसिस ये मिल सकता है, मतलब कि जब आप वॉमिट करेंगे तो ब्लड साथ में आएगा, इसका मतलब ये है। बोन में आपको बोन पेन, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स। ठीक है, लिवर में जॉन्डिस, असाइटिस, ब्रेन में हेडेक और वर्टिगो। और जो तीन ट्रायड बता रखे हैं आरसीसी के, रीनल सेल कार्सिनोमा के, वो आपको याद होने चाहिए। तो वही कौन कौन से, पेन, हेमेट्यूरिया और पाल्पेबल रीनल मास। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बहुत ही कॉमन सिम्टम्स देखे, ये ट्राइड आपको याद होना चाहिए। और ये क्लिनिकल फीचर्स यहाँ पे हमने एक कैंसर के खत्म करे। अब दूसरी साइड आते हैं, वहां पे भी आपको मास तो मिलेगा, एब्डोमिनल लंप या मास आपको मिलता है। ठीक है, एंड ये पेरेंट्स बताते हैं कि हमारे चाइल्ड में हमें ये मिल रहा है। तो मास वहाँ पे स्मूथ होता है, मोबाइल होता है, फर्म और हार्ड भी हो सकता है, लॉब्युलर हो सकता है, लोइन रीजन पे मिलेगा। और रेस्पिरेशन के साथ ये भी मूव करेगा, बाई मैनुअल पाल्पेबल होगा, मतलब दोनों तरफ से आप फील कर सकते हैं, बैलोटेबल होगा। ठीक है, और वही सारी डलनेस इन द रीनल एंगल एंड रेजोनेंट बैंड इन फ्रंट, ये सारी चीजें आपको उसमें मिलेगी। वो इन्होंने जो ये बातें बोली गई है, ये मेनली जो आपको लंप मास मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है ये बताया। ठीक है, तो आप एक दो पॉइंट भी लिखेंगे इनफ है, अगर आप इतना भी लिख देते हैं कि एब्डोमिनल लंप मास मिलता है, दैट्स इट। हाइपरटेंशन यहाँ पे भी मिल सकती है। ठीक है, अगर बहुत टाइम बाद आपको पता चल रहा है ट्यूमर अगर हाइपरटेंशन के साथ है, तो मतलब ये कह सकते हैं खतरे की बात है। पायरेक्सिया आपको यहाँ पे मिलता है क्योंकि यहाँ पे टॉक्सिन रिलीज हो रहा होता है ट्यूमर के थ्रू। हिमैट्यूरिया यहाँ पे नहीं मिलता है। ठीक है, ये बता रखा है। इट इज अ बैड प्रोग्नोसिस सिम्टम, इट इज एन इंडिकेशन ऑफ रप्चर ऑफ ट्यूमर इनटू द पेल्विस ऑफ किडनी। अगर आपको हिमैट्यूरिया मिलता है, यूजुअली नहीं मिलता, अगर मिल गया तो खतरे की बात है। क्यों, क्योंकि ट्यूमर ने क्या करा, जो किडनी का रीनल पेल्विस होता है ना, वहां पे क्या कर दिया, इन्वेड कर दिया, रप्चर हो गया वो ट्यूमर, तो अब वो ब्लड में आ रहा है, तो ये खतरे की बात है। तो इन्होंने बता रखा है हिमेटोरिया वैसे मिलता नहीं, अगर मिल गया तो क्या हो सकता है। आगे देखिए, यहाँ पे भी ट्राइड दे रखे हैं नेफ्रोब्लास्ट के। देखिए तीन ट्राइड यहाँ पे भी होंगे, मास, फीवर, हिमेट्यूरिया। तो हिमेट्यूरिया यहाँ कॉमन है, यहाँ कॉमन है, यहाँ पे पाल्पेबल रीनल मास है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे पेन है, लेकिन यहाँ पे फीवर है। बस यही ट्राइड है, ये इंपॉर्टेंट है जो आपको मेंशन करना है। आगे चलते हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन आप कराएंगे। इन्वेस्टिगेशन के लिए बताया कि ब्लड टेस्ट करा लीजिए, यूरिन टेस्ट करा लीजिए, एक्सरे, चेस्ट एक्सरे भी करा लीजिए। ठीक है, आईवीपी करा लेंगे, एक्सरे यूरोग्राम, यूएसजी कराएंगे, सीटी स्कैन्स कराएंगे। ठीक है, वैसे तो सीटी ही से ही हमें चीजें पता चल जाती हैं। बाकी आप ब्लड, पहले अगर सीटी ना जाना हो तो ब्लड, यूरिन, एक्सरे भी कराएंगे, तो वहां पे आपको कंफर्म होने लगेगा, तो इसके लिए आप सीटी फिर करा लेंगे आगे। यूएसजी में आपको साइज के बारे में चल जाता है पता, कि कौन सी लिम्फ नोड इन्वॉल्व है ये चल जाएगा, कहाँ तक फैल चुका है ये चल जाता है पता। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इन्वेस्टिगेशन देख ली। आगे चलते हैं, दोनों में ही कॉमन रहेंगी इन्वेस्टिगेशन। अब हमें मैनेजमेंट देखनी है। मैनेजमेंट में क्या बोल रखा है, पार्शियल नेफ्रेक्टमी। 。
कंप्लीट रिमूव द प्राइमरी ट्यूमर। यहाँ पे क्या बोला है, जो प्राइमरी ट्यूमर है उसको कंप्लीटली रिमूव कर दो। तो आपको पार्शियल नेफ्रेक्टमी में क्या करना है, जो भी आपका प्राइमरी ट्यूमर है उसे अच्छे तरीके से पूरी तरीके से निकाल दीजिए। वाइल उसका जो भी हेल्दी रीनल बचा हुआ है, रीनल पैरेन्काइमा जो हेल्दी है, उसको आपको प्रिवेंट करना होता है जितना हो सके। ठीक है। पार्शियल नेफ्रेक्टमी इज इंडिकेटेड फॉर पेशेंट विथ T1 ट्यूमर। वो जो हमने स्टेजिंग होती है ना ट्यूमर की, जो हम सब ट्यूमर में पढ़ते हैं, वही बोल रखा है। उसमें अगर T1 ट्यूमर है तो उस केस में आप पार्शियल नेफ्रेक्टमी कर सकते हैं। आगे क्या बोला हुआ है यहाँ पे, रेडिकल नेफ्रेक्टमी। रेडिकल नेफ्रेक्टमी कब करनी होती है, क्या होता है इसमें, किडनी को रिमूव करते हैं, पेरिरीनल फैट को, एड्रिनल ग्लैंड को, और वो जो रीजनल लिम्फ नोड है वहां पे उन सभी को रिमूव करा जाता है, तब बोलते हैं रेडिकल नेफ्रेक्टमी। कीमोथेरेपी आपको पता ही है, विनब्लास्टिन, प्रोजेस्ट्रोन दे सकते हैं। रेडियोथेरेपी यहाँ पे इतनी इफेक्टिव नहीं है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या कराया, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी तो रखी ही, बट इतनी इफेक्टिव नहीं है, तो रेडिकल नेफ्रेक्टमी कराई और आपकी पार्शियल नेफ्रेक्टमी कराई। और अब यहाँ दूसरी साइड क्या बोला हुआ है, नेफ्रेक्टमी एंड पोस्ट ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी इन केस ऑफ यूनिलेटरल ट्यूमर। एक साइड का ट्यूमर है तो नेफ्रेक्टमी और पोस्ट ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी आप करा सकते हैं। इन बायलेटरल केसेस अगर दोनों तरफ हैं तो आइदर बायलेटरल पार्शियल नेफ्रेक्टमी या नेफ्रेक्टमी ऑन द वन साइड विद पार्शियल नेफ्रेक्टमी ऑन अदर साइड इज डन नेफ्रॉन स्पेयरिंग सर्जरी। देखिए क्या बोला है, अगर बाइलेटरल केस आपके दोनों किडनी पे क्या है, ट्यूमर है, तो या तो आप बाइलेटरल पार्शियल नेफ्रेक्टमी करा दो। ठीक है, मतलब कि दोनों साइड पे आपने क्या करा दिया, पार्शियल नेफ्रेक्टमी करा दी। और नेफ्रेक्टमी ऑन वन साइड विद पार्शियल नेफ्रेक्टमी ऑन अदर साइड इज डन। या फिर एक तरफ तो कंप्लीट नेफ्रेक्टमी और दूसरी साइड पार्शियल नेफ्रेक्टमी करा दो। ठीक है। और बाकी रेडिकल नेफ्रेक्टमी यहाँ करा सकते हैं, कीमोथेरेपी यहाँ दे सकते हैं, एक्टिनोमाइसिन डी, विनक्रेस्टिन, डॉक्सोरुबिसिन, एक आदि नाम याद कर लीजिएगा, रेडियोथेरेपी। ठीक है। तो यहाँ पे भी रेडियोथेरेपी दे रखी है, तो बाकी तो सेम ही है, बस इन्होंने बताया कि दो साइड है तो कैसे करना है। अप्रोच कैसे करना है किडनी को वो बताया हुआ है। पोस्टीरियर सब कोस्टल से आप अप्रोच करो, लेप्रोटॉमी अप्रोच ले सकते हैं, थोरैको एब्डोमिनल अप्रोच ले लीजिए, नेगेस्थमेटस मैट्सू अप्रोच ले सकते हैं। ये अप्रोच वो होती है जब आप 11th रिब होती है ना वहां पे ऑक्सीजन लगाते हैं, अगर अपर पोल का ट्यूमर है तब। पोस्टीरियर वर्टिकल लंबोटोमी अप्रोच ले सकते हैं, लैप्रोस्कोपिक अप्रोच ले सकते हैं, रेट्रो पेरिटोनियोस्कोपिक अप्रोच ले सकते हैं। आप एक दो कोई भी अपनी तरफ से याद कर सकते हैं, ऐसा ये इतना नेसेसरी नहीं है। देखिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या हो सकता है ट्यूमर ना होकर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो, या कोई सॉलिटरी सिस्ट हो किडनी में, या एड्रिनल का ट्यूमर हो, रेट्रो पेरिटोनियल ट्यूमर हो, या फिर कार्सिनोमा कोलोन हो। ठीक है। तो मतलब कि अगर यहाँ के और आपको लग रहा है किडनी के है तो ये देखने को मिलती है। ये देखिए यहाँ पे स्टेजेस दिखा रखी है कुछ, कि स्टेज 1 में ट्यूमर का क्या बता रखा है, स्टेज 1 ट्यूमर लेस देन अगर 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, और किडनी तक किया तो उसको स्टेज 1 बोल दिया। स्टेज 2 अगर ट्यूमर का 7 सेंटीमीटर से ज्यादा हो गया बट अभी भी वो क्या है, किडनी में, ये रहा स्टेज 1, ये स्टेज 1 और ये है स्टेज 2। ठीक है, साइज बड़ा ही है। ठीक है। स्टेज 3 ट्यूमर इज इन द मेजर वेन्स और एड्रिनल ग्लैंड विद इंटैक्ट गरोटास फेशिया और रीजनल लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व। देखिए स्टेज 3 में क्या बोला हुआ है, स्टेज 3 देखते हैं, ये रहा। देखो इन्होंने क्या करा, ट्यूमर जो है वो आसपास की वेन्स को भी ले गया, ठीक है, और एड्रिनल ग्लैंड को भी इसने इन्वॉल्व कर लिया। तो उस केस में, और ये किसके साथ इंटैक्ट हो गया, गरोटा फेशिया के साथ, या रीजनल लिम्फ नोड्स को भी इन्वॉल्व कर लिया, देन वी विल से कि स्टेज 3 का ट्यूमर है। स्टेज 4 कौन सा होगा, जब हमारा गिरोटा फेशिया भी निकल गया, मतलब कि इसने रेनल पैरेन्काइमा का आसपास का फेशिया सब छोड़ के बाहर की ओर आ रहा है, देन वी कॉल स्टेज 4। ठीक है। तो ये हमने ये देखिए स्टेज 3 यहाँ पर है, ये कलर के थ्रू डिनोट करा है, ये स्टेज 3 है। यहाँ पे वेन्स हमने बोली थी वो भी इन्वॉल्व हो गई, और स्टेज 4 में देखिए आप यहाँ पे भी उन्होंने वेन्स को भी ले लिया, लिम्फ नोड्स को भी ले लिया, है ना। तो ये हमारा कौन सा हो गया, स्टेज 3 और स्टेज 4 वाला। ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे स्टेजेस भी फिगर के थ्रू देख ली है रीनल कार्सिनोमा की, तो आप ये स्टेजिंग में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो ट्यूमर है किडनी का वो कंप्लीट करा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड अपनी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके भी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आ सकें। थैंक यू।